हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास नंबर सेकंड आज आपकी शुरू होगी। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट ली आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो कि सीडीपी क्लास फर्स्ट बाय सचिन सर या सचिन एकेडमी, या फिर प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है जो आपका जनवरी के अंदर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण रहती है आपकी सीडीपी, क्योंकि आपके बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं ध्यान से देखते जाना, क्योंकि ये मानकर चलिए हर क्लास से कई सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, बस किसी की आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत घुमा फिरा के दे देता है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण होती है जो मैं आपके लिए डेली 8 बजे क्लास कराता हूं। तो चलिए आज आपकी सेकंड क्लास की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, और वीडियो के एंड में आप लोग बताते ही हो कि भाई आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है। चाहे आप लोगों का कम भी स्कोर हो रखा हो, लेकिन देख लेना जैसी जैसी टाइम आप लोग रोज क्लास लेते जाओगे तो आपको सभी चीजें एग्जाम तक समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोग अब कर लेते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है डेली 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्लास चलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, लाइक तो आप लोग मुझे करते ही हो, लेकिन शेयर कर दिया करो वीडियो को अपने दोस्त यार के पास। जिसने अभी तक बैच नहीं लिया, जो कंटेंट लेना चाहता है, सभी सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ना चाहता है, तो सभी सब्जेक्ट के टीचर और उसके अलावा जो आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं मेरे वाले, वो सब इसी के अंदर आपको मिलेगा। फिर सीटेट के ऊपर आप लोग कुछ भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप प्ले स्टोर से जाके सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आप लोग बैच को ले सकते हो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। ठीक है, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन, और साथ में आपको पोल भी दे देते हैं। भाई पोल देना इन्हें स्टार्ट कर दो, अच्छा दे दिया। तो चलो यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, आपका देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको बात करता है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से यानी स्टेटमेंट में से कौन सा डेवलपमेंट यानी विकास के विषय में सही नहीं है। नीचे 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पहला स्टेटमेंट इसने दिया है कि जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, अब क्या होगा, बहुआयामी का क्या मतलब होता है, आपको मतलब रखना है कि विकास की कई सारी बहुएं होती है। ठीक है सच में आज मत कर लेना। देखो, विकास बहुआयामी यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बताया, विकास की कई सारी बहुएं होती है। एक बहु इसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, एक कॉग्निटिव, एक सोशल और एक इमोशनल डेवलपमेंट। यानी शारीरिक विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, और आपका संवेगात्मक विकास होता है। ये आपके विकास के आयाम होते हैं, यानी आपके डेवलपमेंट के ये आपके डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो इसको वैसा मत कनेक्ट कर लेना, कभी विकास की बहु जोड़ दो। और ये आपका बहुमुखी भी होता है। ठीक है, बहुमुखी कैसे होता है, मल्टी डायरेक्शनल, यानी विकास जो होता है ना वो एक दिशा में नहीं जाता, विकास अलग अलग दिशाओं में जाता है। जैसे मान लीजिए विकास की मैं एक बहु को ले लेता हूं, शारीरिक विकास को ले लेता हूं, यानी कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट को ले लेता हूं। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या शारीरिक विकास उसके सिर्फ हाथ हाथ का होता रहेगा, या उसके पैर पैर का होता रहेगा, या ऊपर ऊपर का होता रहेगा, अलग अलग होगा ना। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल हाथ की बात करूं तो हाथ के अंदर उंगलियों का भी विकास होगा, यहां पर जो आपके जॉइंट है उनका भी विकास होगा। ठीक है, पैरों का विकास होगा। तो विकास जो है अलग अलग चल रहा है। ठीक है, अगर मैं शारीरिक विकास की बात कर रहा हूं, बाकी जो विकास के और आयाम है वो भी अलग अलग चलते हैं। तो विकास की जो दिशा होती है ना, वो दिशा आपकी कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, कैसी दिशा होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, कि विकास अलग अलग दिशाओं में आपका चलता है। ठीक है, तो भाई पहला तो ठीक है, इसने कहा कौन सा ठीक नहीं है। दूसरा इसने क्वेश्चन दिया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन, जो कल्चरल चेंज होते हैं, जो संस्कृति के अंदर जो बदलाव होते हैं, उससे विकास प्रभावित नहीं होता। गलत भाई, उससे विकास प्रभावित होता है। देखो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोगों ने वो मूवी देखी है वेलकम, अक्षय कुमार वाली और नाना पाटेकर वाली। तो उसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर दोनों बदमाश होते हैं उस मूवी के अंदर। तो जब भी अपनी बहन के लिए, कैटरीना कैफ के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तो जो बीच में वो होता है पंडित जी, वो झूठ बोलता है कि देखो ये बहुत बड़े आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, और ये सब चीजें। पीछे तो आप सभी को पता है कैसा होता है उनका जो कल्चर होता है, क्या बदमाशी वाला, ठीक है, गोलीबारी वाला कल्चर होता है। तो वो वहां पर क्या कहता है नाना पाटेकर, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, फलाना है, सब चीज है। ठीक है, ये नहीं कहता कि उसको वो मिली कैसे है, उसको मिली है 2 नंबर के काम करने से। यानी वहां पर जो कल्चर है उसका, नाना पाटेकर का और जो अनिल कपूर का,
सभी का एक जैसा वहां पर कल्चर है, बस उसकी कैटरीना कैफ जो होती है, लड़की होती है, उस कल्चर से अलग हो जाती है। उस कल्चर से अलग होने के बाद उसने अपना विकास कर लिया, मानसिक विकास भी करा उसने अपना, ठीक है, उसके अलावा अपने सामाजिक विकास भी करा, अक्षय कुमार से दोस्ती कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकास होता है वो सांस्कृतिक जो परिवर्तन होते हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। आज से पहले जो 100 साल पहले हमारी संस्कृति थी और आज की डेट के अंदर संस्कृति है, उसके अंदर बहुत बदलाव हुआ है। 1000 साल पहले जो रहेगी आज की डेट के अंदर बहुत बदलाव है। तो कल्चरल चेंज यानी संस्कृति में जो परिवर्तन होता रहता है उससे भी विकास प्रभावित होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव है और नेगेटिव का भाई आपका यही आपका नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा ठीक है, अगला है विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था विकास कैसा प्रोसेस होता है। बच्चा जब मां के पेट में होता है यानी गर्भ में होता है तो गर्भ से कब्र तक विकास चलता है, जिसको आप लोग बोलते हो वोम टू टोम के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। यानी बच्चे का विकास मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है, जब तक कब्र में पैर ना लटक जाए तब तक विकास होता रहता है। कुछ ना कुछ आदमी चीजें सीखता ही रहता है। जैसे मान लीजिए सामाजिक विकास कर रहा है अपना, ठीक है, रिश्तेदारी बनती है, पोते पोतियों की शादी होती है और रिश्तेदार बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि विकास आपका जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बताया था कि जिसके अंदर आपका डिबेट भी हुई थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या आपका डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है यानी कि अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि स्टेज के अकॉर्डिंग होती है। जैसा आपके जीन पियाजे ने कहा था, लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा था, एरिक एरिक्सन ने कहा था कि विकास स्टेज के अकॉर्डिंग, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे पियाजे ने कहा 4 अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के अंदर बच्चा आता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा। लेकिन जैसा आपके इसके अंदर वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं, विकास आपका कंटिन्यूअसली चलता है, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझना है कि विकास आपका कैसा चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। तो ये तो आपका ठीक है भाई। अगला दिया है कि विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है यानी कि प्रिडिक्टेबल होता है, यानी विकास को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, मान लीजिए बच्चों से छोड़ो, आप लोगों को बड़ों को देखता हूं, मान लीजिए अगर कोई जिम जाना शुरू करेगा, अच्छी डाइट लेगा, खाना पीना खाएगा, नींद अच्छे से लेगा और जिम में वर्कआउट अच्छे तरीके से खाएगा, तो हम लोग देखकर बता देंगे भाई इसकी बॉडी अच्छी बनने वाली है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या काम कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, अनुमान लगा लिया कि इसका जो शारीरिक विकास है वो यहां पर अच्छा बनेगा। जैसा आप लोग जो यहां पर वीडियो देख रहे हो, अगर डेली वीडियो देखते रहोगे, अच्छे से समझते रहोगे, तो सीटेट के एग्जाम को आप लोग तोड़ फोड़ करके आओगे। आप लोग सही आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैंने क्या कर लूंगा, प्रिडिक्ट कर लूंगा, अनुमान लगा लूंगा कि ये बच्चों का भी जो विकास हो रहा है, मानसिक विकास, वो बहुत अच्छा है। तो ये तो आपका ठीक है। तो गलत कौन सा था, सेकंड गलत था, और गलत का भैया सेकंड, यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है, ठीक है। चलो भाई मिलान करते हैं। यहां पर मिलान के अंदर आपको, अच्छा यहां पर डिसेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। यहां पर आपके लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, जो अधिगम विकार होते हैं, जो बच्चा सीखने के अंदर जो प्रॉब्लम करता है, जिन डिसेबिलिटीज की वजह से, जिन विकार की वजह से, ठीक है, वो चीजें नहीं सीख पाता, उन डिसेबिलिटीज की यहां पर बात हो रखी है, ठीक है। हालांकि इनके अलावा भी काफी डिसेबिलिटीज होती है, आप लोग पहले इन 4 को पढ़िए, बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहली डिसेबिलिटी आपके सामने दी हुई है डिस्फेजिया, यानी कि डिस्फेजिया, जिसके अंदर आपको साउंड आ रही होगी डिस्फेजिया, यानी कि फंसने के साउंड आ रही होगी। यानी जो बच्चा होता है जिसके अंदर अपना भाषा को बोलने के अंदर फंस जाता है, सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी चीजों को, तो आपकी होती है डिस्फेजिया, होती है भाषा से संबंधित विकार होता है। तो कहा है भाई भाषा से संबंधित विकार, भाषाई विकार, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये आपका भाषाई विकार हो जाएगा। कम्युनिकेशन के अंदर उसको दिक्कत आती है, समझने के अंदर उसको दिक्कत आती है। अगले की बात करें आपका डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो आपके शरीर से जुड़ा है, यानी जो हमारे मोटर स्किल होते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बताया था, ग्रोस मोटर स्किल और जो आपका फाइन मोटर स्किल है। तो ग्रोस मोटर स्किल में मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं, फाइन मोटर स्किल के अंदर मसल्स का ज्यादा यूज करता है। तो बच्चे को जब अपने मसल्स पर कंट्रोल करना नहीं आता, वो यहां पर तालमेल नहीं बैठा पाता, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता, यानी आंखों का और हाथों का तालमेल नहीं बैठा पाता। ये पेन है, ये हम बच्चे की तरफ को फेंकेंगे, मैंने तो पकड़ लिया, तो मेरे अंदर ही डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन बच्चे की तरफ फेंकेंगे, हाथ इधर रहेगा, मुंह इधर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार की डिसेबिलिटी। अगर खाना खाएगा, खाते हुए टाइम जो है यहाँ की जगह यहाँ खाना
खाएगा और सारा नीचे गिर जाएगा। तो आपका डिस्प्रैक्सिया होता है, किससे संबंधित होता है? ये आपका होता है मोटर स्किल से संबंधित होता है, यानी जब बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता या मोटर स्किल से संबंधित जो समस्या आती है वो आपका डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। अगला आपके सामने दिया हुआ है डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है? कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। और कैलकुलेटर किसके अंदर यूज होता है? मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन का यूज, कैलकुलेटर का यूज होता है। तो मैथ से संबंधित, गणनाओं से संबंधित जितने भी प्रकार के विकार बच्चों को आए तो समझ लेना वो आपका डिसकैलकुलिया के अंदर आपका माना जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। ये आपका जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसके अंदर जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है उसी के अंदर आपका दिया हुआ है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। सीटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है, तो यही होती है आपकी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए डिसकैलकुलिया। अगला है आपके सामने डिसग्राफिया। और ग्राफिया पर, ग्राफ पर हम लोग क्या काम करते हैं? ग्राफ पर हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो लिखने से संबंधित जितने भी तरीके के विकार हो जाएंगे तो आपका डिसग्राफिया हो जाएगा। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि बच्चा अगर किसी सा को वाज लिख देता है तो आपका कौन सा विकार हो जाएगा? आपका डिसग्राफिया यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा यहां पर लिख देता है, ये कुछ भी लिख दिया, गा लिख दिया और उसको यहां पर उल्टा बच्चा लिख रहा है, ठीक है, कैसे लिख रहा है? उल्टा लिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डिसग्राफिया होता है। तो जो आपका किससे संबंधित होता है? लिखने से, तो ये आपका लिखने से संबंधित विकार होता है। तो ये आपके मैच दी फॉलोइंग हो गए लर्निंग डिसेबिलिटीज के। आप लोगों ने आई होप आंसर इसके अंदर लगा दिया होगा कौन सा आंसर है। ठीक है, किसके साथ जा रहे हो? फोर्थ के साथ जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये रहा फोर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो, तो आप लोग मैच कर लेना, आपके भरोसे पर मैंने लगाया, ये जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि जो बुद्धिमत्ता होती है यानी जो इंटेलिजेंस होती है उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का, यानी जो आपके आईक्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है, आईक्यू टेस्ट होते हैं, जो इनका प्रयोग होता है। अब देखिए जो आईक्यू टेस्ट हुए थे, ठीक है, शुरुआत में जब भी आईक्यू टेस्ट हुए थे इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है। मतलब ये आपके सीटेट के एग्जाम में इतना नहीं आता, बस इतना आ जाता है आईक्यू टेस्ट क्या होते हैं और आपको इनकी क्रिटिसिज्म जो होता है, आलोचना होती है, वो क्यों हुई थी। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं आईक्यू टेस्ट के बारे में, आपको बताऊं, मान लीजिए अगर किसी बच्चे का आईक्यू 25 से कम है तो 25 से कम वाला आईक्यू वाला कौन माना जाता है? वो माना जाता है जड़ बुद्धि वाला बालक। तो आप लोगों में से कोई है जिसका आईक्यू लेवल 25 से कम है? आप क्या होगा? नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है। क्यों? अगर जड़ बुद्धि वाले आप लोग यहां पर होते तो यहां तैयारी नहीं कर रहे होते, ठीक है, अपना कॉलेज के अंदर भी आप लोग एडमिशन नहीं ले पाते। तो 25 से कम वालों का जो आईक्यू है वो आपका जड़ बुद्धि वालों का होता है, ठीक है, इडियट। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं 90 से आपके 109 के बीच में अगर किसी का आईक्यू है तो वहां पर वो बच्चा होता है एवरेज बच्चा होता है, यानी कि औसत बच्चा होता है। उसका जो आईक्यू लेवल अगर इतना है तो औसत बच्चे हैं, ज्यादातर आप लोगों में से औसत ही मिलेंगे, ठीक है, हम लोग ज्यादातर औसत ही मिलते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 140 प्लस है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का लेवल 140 प्लस है तो वो मिलेगा आपका प्रतिभाशाली बच्चा मिलेगा, यानी कि आपका गिफ्टेड स्टूडेंट मिलेगा। तो कौन मिलेगा? वो मिलेगा आपका प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बच्चा मिलेगा। ठीक है, मेरा भी नहीं है इतना अगर मैं बताऊं मेरा भी जहां तक 110-15 के आसपास अगर मिलेगा तो मिलेगा, इतना के करीब ही मेरा बैठेगा। आप लोग बताइए आपका किस में है इनमें से। ठीक है, तो आपको बताना है जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, तो ये आईक्यू टेस्ट यहां पर अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसको यहां वैलिड माना जाता है? देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री है, आई होप आप लोग उस हिस्ट्री के अंदर मत जाना, वहां क्वेश्चन नहीं आता, सीधा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में बार बार यही आता है। ये जो आपके आईक्यू टेस्ट है ये वैलिड नहीं माने जाते। वैलिड क्यों नहीं माने जाते? जो हर बार क्वेश्चन आता है क्योंकि इस पर कल्चर का यानी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। हालांकि एक दो प्रभाव और पड़ते हैं लेकिन इसके सीटेट के अंदर आपका वो नहीं पूछे जाते। अब देखो संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, मैंने कहा आर यू इडियट, ठीक है, क्या आप जड़ बुद्धि के हो? ठीक है, तो क्या आप बेवकूफ हो? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप बेवकूफ हो, मैंने हिंदी में पूछा, तो तभी आप क्या कहोगे कि नहीं हम क्यों बेवकूफ होते, तू होगा बेवकूफ, ठीक है, हम बेवकूफ नहीं है। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने, मैंने आपसे क्वेश्चन करा और आपने उसका आंसर दे दिया कि नहीं हम बेवकूफ नहीं है। ठीक है, तो यानी आप लोग यहां पर जड़ बुद्धि के बच्चे नहीं हुए। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। लेकिन आप लोगों में से मान लीजिए कोई साउथ का बच्चा देख रहा होगा, जो साउथ के स्टेट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ का कोई बच्चा देख रहा होगा, और मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या आप बेवकूफ हो, क्या आप जड़ बुद्धि के हो? वो बच्चा कहेगा हाँ सर जड़ बुद्धि के हो क्योंकि उसको यहां पर हिंदी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसी बच्चों से मैं यहां पर कहूं कि आर यू इडियट, तो बच्चे कहेंगे नो सर वी आर नॉट इडियट। ठीक है, तो यानी यहां पर जो आपका कल्चर है, कल्चर के अंदर जो आपका भाषा का प्रभाव है, उसका प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा? जो मेरी भाषा यानी मेरी मदर टंग है, हिंदी है, जो उसको समझ गए,
कि भाई मैं आपको कह रहा हूं कि आप जड़ बुद्धि हो, तो आपने कह दिया हम नहीं है जड़ बुद्धि। और जो हिंदी को नहीं समझ पाए उन्होंने कह दिया हाँ हम है जड़ बुद्धि, ठीक है। जो हिंदी को नहीं समझ पाए, जिसको जब इंग्लिश में इडियट बोला तब उनको समझ में आई। तो क्या आईक्यू टेस्ट, मैंने सभी से एक जैसा क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहां पर आपके कल्चर यानी संस्कृति के प्रभाव की वजह से उसका आंसर अलग अलग आया, तो ये क्या वैलिड माने जाएंगे? अगर यहां पर जो साउथ ईस्ट का कोई बच्चा, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, वो तो गर्दन हिलाएगा, हाँ जी मैं जड़ बुद्धि का बच्चा हूं सर, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके ये वैध नहीं है, वे वैलिड नहीं है, ये क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं। इनकी आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात यहां पर झलकता है, यानी कि आपका कल्चरल बाइस यहां पर झलकता हुआ देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये आईक्यू टेस्ट आए थे बड़े फेमस हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे आप लोग देखते हो ना, काले गोरे की जो लड़ाई चलती आ रही है, ठीक है, जो आपकी रंग से संबंधित लड़ाई है, खासकर जो अमेरिका के अंदर चलती है श्वेत और अश्वेत के बीच में, तो वहां पर बड़ा डिस्प्यूट होता है इस मामले में, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे क्या कहता है, पोल भाई दे दे, सो गया तू, पोल दे देना। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, ये कहते हैं कि सौरभ भाई लेट पोल देते हैं, जल्दी दे दे अगर। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में, यहां पर बात हो रही है आपके टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में, ठीक है, निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने यहां पर समर्थन नहीं दिया था? अब देखिए आप सभी को पता है जो आपके लेव वाइगोत्स्की है, इन्होंने दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा दिया था? इन्होंने दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी कि जो बच्चा होता है अपने समाज से, अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। ये बात आपके लेव वाइगोत्स्की ने बताई थी, ठीक है। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जैसे प्याजे ने दिया, इन्होंने दिया, मतलब और भी मनोवैज्ञानिक रहे, ठीक है। तो इनके जो ये सिद्धांत था उसका इंप्लीमेंटेशन होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। क्यों? जो लेव वाइगोत्स्की भी है वो भी कैसे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, ये भी आपके रचनावादी माने जाते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म ये माने जाते हैं। और रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक होते हैं? जो बच्चे की ज्ञान की रचना करने में उनको हेल्प करते हैं, जहां पर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, ठीक है। टीचर सिर्फ उनके लिए एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक सुविधादाता, सुगमकर्ता का काम करता है, जिसके बारे में एनसीएफ 2005 ने इसकी व्याख्या की हुई है कि जो टीचर होता है, टीचर की क्या भूमिका होती है, सिर्फ एक सुविधादाता की होती है। यहां पर जो बच्चा होता है अपने ज्ञान का खोजपूर्ण तरीके से लर्निंग, जो डिस्कवरी लर्निंग होता है उसके माध्यम से अपने ज्ञान की रचना खुद करे, बच्चा एक्टिव होकर यानी बच्चा सक्रिय होकर अपना ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका रचनावादी माना जाएगा। यानी इस प्रकार की जो सोच वाले मनोवैज्ञानिक है वो आपके लेव वाइगोत्स्की भी रहे। तो आपको बताना है जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, बच्चा अपना समाज से, संस्कृति से खुद एक्टिव होकर चीजों को सीख रहा है, इसका समर्थन कौन नहीं करेगा वो आपको बताना है। पहला आपके सामने दिया हुआ है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। दो प्रकार की लर्निंग इन्होंने बताया, कोऑपरेटिव लर्निंग और आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग और आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग, हालांकि और भी सारे फैक्टर थे, ठीक है, वो आप लोगों के सामने जैसे जैसे क्लास में आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि जब बच्चा अपने सहयोगात्मक तरीके से सीखता है, आपस में ग्रुप बनाकर एक दूसरे से अपना कोलैब करके सीखते हैं, ठीक है, तो ये आपका कोलैबोरेटिव और आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग का सिंपल सा ये मीनिंग निकलता है, हालांकि बहुत थिनर जितना इनके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है, कि ग्रुप के अंदर बांट लेते हैं, और ग्रुप भी बेसिकली आपके 2 या 3 से ज्यादा आपके ग्रुप नहीं होने चाहिए, जहां पर बच्चा आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। जैसा आप लोग सीख रहे हो सहयोगात्मक तरीके से, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रही कि मान लीजिए सर का बैच लेना है, तो तब एक कमेंट करेगा भाई प्ले स्टोर से जाके ले ले, सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो यहां पर क्वेश्चन करा, दूसरे बच्चे ने आंसर दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार से छोटे बच्चे भी कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से सीखते, आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीख रहे हैं। तो ये तो आपका रचनावादी का आपका एग्जांपल होगा, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की इन दोनों के समर्थक रहे थे, कोलैबोरेटिव और आपकी कोऑपरेटिव के। अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, बात करते हैं जिसको पार्ट बोला जाता है, हिंदी में ढांचा बोला जाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जो बच्चों को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। क्या दी जाती है? जो बच्चों को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, उसको यहां पर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पर मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को देखते हुए मैं भी आप लोगों के लिए क्या काम कर रहा हूं, मैं आपके स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर टेम्परेरी कहा, ये तो शब्द गलत काटूंगा, मैं आपको फुल यहां पर हेल्प दे रहा हूं, ठीक है। तो यानी बड़ों के द्वारा, वयस्कों के द्वारा जो मदद दी जाती है, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान, वो आपकी स्कैफोल्डिंग होती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। और स्कैफोल्डिंग कौन देता है? स्कैफोल्डिंग देते हैं आपके MKO। MKO का मतलब होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये आपके MKO होते हैं। और ये कौन होते हैं? पहला तो मैं ही हो गया,
सचिन हो गया, ठीक है, यानी आपका टीचर MKO के अंदर आ जाएगा। आपके बहन भाई हो सकते हैं, जिसको बच्चे से ज्यादा नॉलेज हो, जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, वो आपके MKO के अंदर आ जाएगा। पेरेंट्स हो, टीचर हो, बहन भाई हो, कोई भी हो, ठीक है। एज से मतलब नहीं बनता, यहां पर नॉलेज से मतलब बनता है। तो ये इस प्रकार की जो स्कैफोल्डिंग दी जाती है MKO के द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर ये सभी लोग आते हैं। उसके बारे में बिल्कुल आपके लेव वाइगोस्की ने बात करी थी। आपके सहायक अधिगम की बात करी थी, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये कह रहा है कि जहां पर बच्चे एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीखते हैं, इंटरेक्ट करके सीखते हैं, एक दूसरे से हेल्प करके सीखते हैं, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। अब बच्चा आपका प्रतिपादक अध्यापन यानी कि आपका एक्सपोजिटरी, यहां पर टीचिंग की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सपोजिटरी टीचिंग यानी कि जो आपका प्रतिपादक अध्यापन होता है ना, ये वो अध्यापन होता है जिसके अंदर जो टीचर होता है, वो टीचर आपका एक प्रकार से लेक्चर मेथड का यूज करता है। क्या काम करता है? इसके अंदर जो टीचर होता है वो आपका यूज करता है लेक्चर मेथड का यूज करता है, या फिर इसके अंदर वो क्या काम करता है, एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन यानी कि आपके निर्देश का यूज करता है, ठीक है। एक जैसे निर्देश का वो यहां पर यूज करता है। मान लीजिए आप लोग सभी मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूंगा, बाढ़ में जा, मुझे क्या करना, मैं तो समझा रहा हूं, मेरा काम तो यहां पर खत्म हो गया। तो एक प्रकार से मैं आपको एक प्रकार के निर्देश, एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, चाहे बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग हो या नहीं हो, चाहे बच्चों को समझ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। और अपना लेक्चर मेथड देकर मैं अपना काम करके खत्म जा रहा हूं। तो ये क्या आपके रचनावादी की आपकी सोच होती है? जी नहीं, ये आपका रचनावादी की सोच नहीं होती। प्रतिपादक अध्यापन गलत होगा। इसने गलत पूछा है, नहीं पूछा है तो नहीं का भाई आंसर आपका, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फैन चला दे, गर्मी लगनी शुरू हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा कि 4 वर्ष की जो तान्या होती है, उसके माता पिता से उसको डांट पड़ती है, ठीक है, जब वह सब्जियां खाने से इनकार कर देती है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, खाने पीने से मना करते होंगे, ठीक है। पेन एक पर ही रखियो, ठीक है। तो प्रतीकात्मक जो खेल होते हैं, ठीक है, प्रतीकात्मक खेल मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको जीन प्याजे का आपको टॉपिक फर्स्ट कराया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना। जीन प्याजे का आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लिया करो या प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना। जीन प्याजे ने जो अपनी 4 अवस्थाएं दी थी, उसमें जो आपकी जीन प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, जिसमें बच्चा होता है आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है। तो ये 4 वर्ष की जो तान्या किस में आ जाएगी? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाएगी। अगर मैं जीन प्याजे के हिसाब से चल रहा हूं तो मैंने बताया था आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चों को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है, जिसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। जैसा मान लीजिए आपके सामने, ठीक है, कोई भी कहे कि मान लीजिए आपके सामने कहे सचिन, तो आपके माइंड में एकदम सचिन की इमेज आ जाएगी। आपके सामने अगर कोई कहे साइकिल, तो साइकिल की एकदम इमेज आ जाएगी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम छोटे से थे, एक हमने झाड़ू ले लिया, लकड़ी ले ली, पैर के नीचे फंसाई, 2-3 दोस्त पीछे बैठाया बहन भाई, और चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, तो उस लकड़ी को हमने क्या मान लिया? घोड़ा मान लिया। तो जब सिंबल्स की नॉलेज, सिंबल्स की छाप बच्चे के माइंड के अंदर पड़ जाती है, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, यानी 2 साल के बच्चों को ये चीज पता हो जाती है। तो उसको खाने के ऊपर डांट पड़ गई, किसको? तान्या को। और तान्या ने उसका गुस्सा किसके ऊपर निकाल दिया? रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। यार रिया नहीं, तान्या है, ये नाम में गलती होगी। तो तान्या इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, ठीक है, यानी अपनी गुड़िया को डांट रही है। जैसे उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा खाने के लिए, तो वो व्यवहार उसने अपनी गुड़िया के ऊपर करा। तो उसका यह व्यवहार जो होता है वो क्या दर्शाता है, वो आपको बताना है। देखिए अब ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपके सामने दिया हुआ है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब बच्चा अपने समाज से चीजों को इंटरेक्ट करके सीखता है, वही आपका सोशलाइजेशन होता है। जैसे अभी आप लोग मुझसे सीख रहे हो, अपने टीचर से सीख रहे हो, अपने परिवार वालों से सीखते हो, व्यवहार करना, भाषा, ये आप लोग सोशलाइजेशन के अंदर आता है। सोशलाइजेशन की जो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जिसमें बच्चा सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है सीखने की, वो शुरुआत होती है उसके परिवार से, उसकी फैमिली से सबसे पहले सीखने की शुरुआत होती है। चाहे बच्चे की इसके अंदर मदर टंग आती हो, चाहे बच्चे की इसके अंदर मदर टंग यानी कि मातृभाषा आता हो, चाहे बच्चे के इसके अंदर आपके मातृभाषा होगी, चाहे इसके अंदर बच्चे का व्यवहार करना आता हो, चाहे बच्चा इसके अंदर मान लीजिए किसी प्रकार की स्किल सीखता हो, कौशल सीखता हो, एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें होती है, सबसे पहले बच्चा जो चीजें सीखता है उसका सोशलाइजेशन होता है उसके फैमिली से होता है। तो यहां पर बच्चे ने जो व्यवहार सीखा, और व्यवहार कैसा सीखा? व्यवहार उसने सीखा, उसको डांट पड़ गई क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, तो उस व्यवहार को उसने अपनी गुड़िया के ऊपर निकाल दिया। तो यहां पर किस प्रकार का सोशलाइजेशन हुआ? ये सोशलाइजेशन हो गया आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया, जो फैमिली से वो व्यवहार करना यहां पर सीख गई। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका नहीं होगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर हो जाता है जब बच्चा परिवार के बाद, अपने आस पड़ोस के बाद, जब
बाहर से अपना चीजों को सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरे चरण में आकर चीजें सीखना शुरू कर देता है, जैसे अपने स्कूल से सीखता है, किससे, स्कूल से सीखता है। उसके अलावा अपने टीचर से सीखता है, स्कूल के अंदर किताबों से सीखता है। धार्मिक संस्थानों से बच्चा जाकर सीखता है, ठीक है, किससे, धार्मिक संस्थान से जाकर बच्चा सीखता है। उसके अलावा सोशल मीडिया से बच्चा सीखता है, किससे, सोशल मीडिया से बच्चा सीखता है। तो ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। प्राथमिक सोशलाइजेशन के बाद में जब बच्चा इन चीजों से सीखता है तो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो उसको जो डांट पड़ी थी उसने अपनी गुड़िया पर निकाल दिया, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। यहां पर देखिए एक चीज और देखिए, यहां पर दिया हुआ है आपका मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। मैंने आपको मैच्योरेशन के बारे में बताया हुआ है। मैच्योरेशन आपकी किसको कहते हैं, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, यानी जो आपकी हेरिडिटी से संबंधित होती है वो क्या होती है, आपकी मैच्योरेशन होती है। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो किचन के अंदर जाती है और किचन में अंदर जाकर उसको आग जलानी है, लेकिन आग जलाने की जगह वो तभी पत्थर मारना शुरू कर देती है। तो तभी उसकी सास आती है, क्या कर रही है, वो कह रही माँ जी आग जला रहा हूं। कह रही तू बेवकूफ है, माचिस से जला ले, लाइटर से जला ले। वो कह रही लेकिन पहले के जमाने में तो लोग ऐसे पत्थर जला के आग जलाते थे। वो कह रही तू इतनी बेवकूफ है, तू अभी इतनी भी मैच्योर नहीं हो कि तुझे ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आंसर इसका, ये आंसर कह रहा हूं, आंसर तो फर्स्ट है, लेकिन आपको समझना है मैच्योरेशन आपकी किसको कहा जाता है, जो आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, ठीक है, जो आपके हेरिडिटी से संबंधित होता है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। भाई मेरे वाले की बैटरी गई, अपने वाला दे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, ये रहा कि बाल विकास का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बच्चों के व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनैलिटी के भावात्मक घटक यानी उनके जो सेंसिटिव, जो आपका का है सेंसिटिव या इफेक्टिव कंपोनेंट जो उनका होता है उससे संबंधित होता है। जैसे कि जो व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग्स होती है, बताओ कौन सा एस्पेक्ट यहां पर उसकी बात करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया कि विकास की कितनी बहू है, ठीक है। कोई विकास यहां पर देख रहा होगा वो कहेगा यार मेरे नाम का तो कर दिया इसने काम खत्म। मैंने आपको बताया था जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके कितने आयाम होते हैं। मैंने आपको बताया फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव होता है, सोशल होता है और आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अब यहां पर इसने पूछा है जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर पूछा है इसने वो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि आपका स्वयंगात्मक विकास होता है, ठीक है, किससे, जो आपका स्वयंगात्मक विकास होता है बच्चे का। यहां पर स्वयंगात्मक विकास का मतलब जो बच्चे के संवेग यानी कि ई का मतलब होता है इमोशन, जो बच्चे के इमोशन से प्रभावित होता है। इमोशन कौन कौन से इमोशन होते हैं, इमोशन जैसे मान लीजिए किसी के अंदर इमोशन है आपके गुस्सा करने के, कौन कौन से इमोशन है, गुस्सा करना यानी एंगर, तो ये इमोशन हो गया, प्यार का हो गया, लव का हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी इमोशन आप लोग देख सकते हो, आश्चर्य करना हो गया, ये आपके इमोशन हो गए। तो जब किसी बच्चे को अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है यानी कि उसको नियंत्रण आ जाए तो समझ लेना उसका स्वयंगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या है, जब उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है यानी कि नियंत्रण करना आ जाएगा तो समझ लेना उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि उसका स्वयंगात्मक विकास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम लोग जितने भी वीडियो देखने आते हो ना, तुम एक नंबर के बेकार हो, तुम लोग गधे हो, महानालायक हो, ठीक है, तुम्हारे बस के कुछ भी नहीं है। और हाँ एक बात और बताना भूल गया, जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना एक भी नहीं आएगी पेपर में, कर लो अब तुम मेरा क्या करोगे, ठीक है। ये कुछ नहीं आएगा, ये तो मैं आपको वैसे ही बहला फुसला के लाता हूं कि बस इनको लेकर आ जाओ ताकि अपना फायदा कर लो, ठीक है। कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। अबे भाई मजाक कर रहा हूं। अगर मैंने ये वाली बात कह दी और आप में से किसी का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी को अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, तो तभी कौन सा इमोशन दिखाएगा, एंगर का, गुस्से का। तुम्हारी मास्टर साहब अभी तुम्हें बताते हैं, कमेंट में दे बढ़ बढ़ के वो गाली यहां पर देना शुरू कर देगा, टाइम खराब कर रहा है, पता नहीं क्या करा रहा है क्या नहीं करा रहा है, ठीक है। तो उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना नहीं आ गया, और जिसको कंट्रोल करना आ गया वो सोचेगा अरे नहीं ये सर बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो समझ लेना उसका स्वयंगात्मक विकास यहां पर हो गया है, ठीक है। देखो भाई कोई सही में ही ना बक दे कि कभी उल्टा सीधा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। तो आप लोग समझ गए ये इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि स्वयंगात्मक विकास के बारे में। अब यह जो आपका, यार ये तो क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल दे दिया, देखो ऑप्शन के अंदर आपका दिया हुआ है फिजिकल नहीं होगा, इमोशनल हो जाएगा, ना कोग्निटिव है। आंसर आपका थर्ड यहां पर इमोशनल डेवलपमेंट यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। देखो आपको एक किस्सा बताता हूं, ये मैंने अपनी पेड क्लास वाले बच्चों को बताया था। ये मुझे एक बात बताइए, क्या जो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, जो लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, क्या उनका जो इमोशन होते हैं, उनके अंदर संवेग होते हैं, क्या वो बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? देखा अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके मेल फीमेल की बात करूं, इमोशंस की बात करूं मेल और फीमेल के अंदर, इसका एग्जांपल मैंने उनको दिया था। देखिए जब मान लीजिए कहीं पर डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है कहीं पर, तो मौत पर जिसके घर में भी मौत हुई है उस घर के अंदर लोग अपना जाते हैं अपनी सांत्वना देने के लिए। तो आपने देखा होगा जैसे ही उस घर के अंदर महिलाएं जाती है और जो वहां पर पहले से महिलाएं बैठी रहती है, शांत बैठी रहती है,
तो तभी वो महिलाएं धाड़ धाड़ कर रोती है, आए मतलब मर गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। लेकिन आदमी जाएगा, आदमी अपना नॉर्मल जाएगा, ठीक है, एक दो बार पूछेगा, जहां आदमी एक तरफ बैठे होंगे वहां जाके उनकी फिर नॉर्मल बात शुरू हो जाएगी। जो महिलाएं वहां पर धाड़ धाड़ कर रो रही थी, तो 2-3 मिनट रोने के बाद फिर वो चुप हो जाएगी, और बता बहन और सब ठीक है, अच्छा कान का तूने नया बनवा लिया क्या, ठीक है। तो उनके इमोशन 2 मिनट के अंदर चेंज हो गए। जैसी कोई और मेहमान आया और जैसी कोई और महिला आ गई, फिर धाड़ धाड़ कर रोना शुरू कर देगी, ठीक है। लेकिन आदमी क्या काम करेगा, वही काम अपना एक दो बात पूछेगा, वहां जाकर अपना बैठ जाएगा। तो देखा इमोशन महिलाएं किस प्रकार से अपना बदलती है, ठीक है। अब महिलाएं कुछ हमारे ऊपर मत टूट पड़ना कि सर महिलाओं को ही पकड़ रहे हैं, आदमी भी बदलते हैं, ठीक है। लेकिन ये खास बात मैं मतलब ऑब्जर्व करी थी जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता 2 मिनट के बाद इमोशन कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसा आंसू निकल जाते हैं आंखों से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब भाई साहब कहीं पर मौत हो गई ना और किसी ने इस प्रकार से रोना शुरू करा, उसके अंदर ये मेरी वीडियो को चलवाएंगे, ये काम खत्म करवाएंगे, ठीक है। ये मैंने पेड क्लास में दिया था एग्जाम्पल, तो मुझे एकदम ध्यान आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। सर जो बैच लिया है उसका टाइम क्या है? बैच का टाइम भाई आपको एप्लीकेशन में दिया होता है पूरा टाइम टेबल, उसमें मेरी जो क्लास चलती है सीडीपी की वो 3 बजे से चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बढ़ावे और उसको सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, यहां पर बात हो रही है आपके आरबीडब्ल्यूडी एक्ट की बात हो रही है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात हो रही है। देखिए ये एक्ट आया था जिसके अंदर जो आपके दिव्यांग लोग हैं उसके लिए आपका ये एक्ट आया था, ठीक है। आप लोग लग रहे हो, ठीक है, आपस में कमेंट करने में, ठीक है। तो यहां पर जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए एक्ट आया था। हालांकि जो दिव्यांग वर्ड है ये अभी मतलब यूज किया है, वरना पहले अलग अलग प्रकार के वर्ड यूज किए जाते थे, ठीक है। तो जैसे डिसेबल्ड किया जाता था, इंपेयरमेंट किया जाता था, तो अब जैसे नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड निकाला था दिव्यांग वर्ड, ठीक है, कि ऐसे लोग दिव्यांग है, मतलब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसी एबिलिटी है, ठीक है। तो अब जो करंट में वर्ड है वो आपका दिव्यांग वर्ड है। तो दिव्यांग लोगों के लिए जो मान लीजिए दिव्यांग होते हैं, किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं, जैसे अभी आपका लर्निंग डिसऑर्डर का क्वेश्चन गया था, उसके अंदर मैंने बताया आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो लर्निंग से संबंधित डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, वो भी आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगता इस एक्ट के अंदर दी हुई है। कितनी? 21 प्रकार की दिव्यांगता इस एक्ट के अंदर दी हुई है। हालांकि आपका ये जो एक्ट था 1995 के अंदर पहले भी आया था, लेकिन उसका जो ये आपका मॉडिफाई करके आया वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक। तो यहां पर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लोगों के अधिकारों की बात इस एक्ट के अंदर कही गई है। तो आपको बताना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किस समूह को प्रतिपादित करता है, देखते हो ऑप्शन को। पहला दिया हुआ है कि विद्यालय जाने वाले बालकों का, बच्चों का हर 5 साल में उनका सर्वे यानी सर्वेक्षण किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो बच्चे यहां पर स्कूल जा रहे हैं उनका हर 5 साल के बाद वहां पर सर्वे होगा, ठीक है, कि 1 साल के अंदर इतना करा है, फिर 2 साल के अंदर इतना करा है, 3 साल के अंदर इतना करा है, ठीक है। और सही प्रकार से बच्चे यहां पर सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, ठीक है। उसके अलावा सभी के लिए 1 रूपी और मानकीकृत, देखे जहां पर भी आपको 1 रूपी और ये मानकीकृत दिख जाए, इसको देखते आप लोग काट देना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। मेरी सब बातचीत है सीबीएसई ऑफिस में, मैं संभाल लूंगा। आपको ध्यान रखना, आपको बच्चों को 1 रूपी नहीं अनेक रूपी आप लोग कह सकते हो, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वही वर्ड यूज होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? डिफरेंशिएटेड, क्या लिख दिया, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पर टीचर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग, जहां पर बच्चा टीचर जो होता है बच्चे के मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, उसके रुचि के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाए। मान लीजिए मैं आपको सभी को एक प्रकार से पढ़ा रहा हूं और वही वाली बात हो गई, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर इसका मतलब क्या है, आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कितना बेवकूफ वाला सवाल पूछा है, बोलते थे ना क्लास में, है कितना आसान सा सवाल पूछ रहा है। लेकिन टीचर को क्या काम करना है? टीचर को हर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उसको इंस्ट्रक्शन देने, निर्देश देने हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है अगर उसको अपनी क्लास में सभी का समावेशन करना है। एक रूप ही नहीं करेगा कि सभी को एक जैसा पढ़ा दिया, एक जैसा सिखा दिया, सीखना तो सीखो ना जाओ, ठीक है, ये नहीं करना। और मानकीकृत पाठ्यक्रम का यूज कभी नहीं करना। जो करिकुलम होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए? हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो होना चाहिए फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला होना चाहिए। जो करिकुलम हो, सिलेबस हो, टीचर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए ताकि बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग या बच्चे को में अगर कुछ बदलाव करना है आपको अपने पढ़ाने के अंदर तो उसमें चेंज किया जा सके। तो मानकीकृत को देखते हमेशा गलत काट देना। तीसरा ऑप्शन है जो किताबें होती है और अन्य अधिगम सामग्री होती है उनकी समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध कराइए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जैसे बच्चों को यहाँ पर 21 प्रकार की दिव्यांगता है, उसमें से मान लीजिए एक दिव्यांगता मैंने ले ली,
आपकी दिखने से संबंधित, ठीक है, दृष्टिबाधित दिव्यांगता यहां पर ले ली। तो अगर बच्चों को देख नहीं पाते तो आपकी ईवीएस के अंदर एक टॉपिक आपका ब्रेल लिपि के नाम से, किसके नाम से, ब्रेल लिपि के नाम से एक टॉपिक है, जिसका आविष्कार करा था किसने, लुईस ब्रेल ने आविष्कार करा था, जो आपके 6 पॉइंट पर आपके आधारित रहती है। तो जो यहां पर देख नहीं सकते बच्चे वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आजकल ब्रेल बुक्स आती है, तो ब्रेल बुक्स के अंदर ऐसे उभरे हुए या आपके ऐसे पॉइंट होते हैं, इन पर बच्चा उंगली फिराता और सीखता है। तो इस प्रकार की किताबें हो गई है, इस प्रकार की कुछ सहायक सामग्री है, ऐसे बच्चों के लिए देने का प्रावधान इस एक्ट के अंदर दिया गया है। अगला है सूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल वही बात है कि ऐसे मोड्स और ऐसे मेथड्स का यूज करने चाहिए जहां पर बच्चा चीजों को आराम से सीख सके, सुविधापूर्ण चीजों को ग्रहण कर सके। तो सिर्फ आंसर आपका ये सेकंड सही था, मानक को देखते गलत काट दो, और बाकी आपका पहला तीसरा चौथा सही है। कहा है भाई पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा सही है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, आप लोग यहां पर जा रहे हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 6 डॉट, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि अभिकथन यानी कि अजर्सन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि अध्यापक को यानी टीचर को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए उनको एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित कर सके, यानी जो एंटिटी व्यू होता है एबिलिटी का, उसको यहां पर एनकरेज कर सके। अब क्या होगा सर, ये क्या भला है, देखिए यहां पर बात हो रही है आपके किसके व्यू की बात हो रही है, एंटिटी व्यू की बात हो रही है। एंटिटी व्यू का मतलब होता है जब कोई बच्चा जो होता है वो सीमित तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो अपनी योग्यता का विकास ना कर सके, एक सीमित तरीके से चीजों को देखता है, किसमें, सीमित तरीके से। ठीक है, जैसा मान लीजिए आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे, बस मैं तो यार मतलब इनकी क्लास देखूंगा बस खत्म, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, उसमें डिटेल में सारी चीजें पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी के, लेकिन उसने यहां पर सीमित कर लिया। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए तो मैं आपके लिए बहुत हूं, ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा डिटेल में, चाहे बैच से पढ़िए चाहे आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िए। तो जो अपनी क्षमता को सीमित रखता है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करता, यानी जो अपरिवर्तनशील रहता है, कैसा रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। जैसे मैं कहूंगा कि भाई पढ़ लो, या आपके एग्जाम में आएगा, हम नहीं पढ़ रहे, जा अपना काम कर। ठीक है, मैंने कहा भाई अपने व्यवहार के अंदर चेंज कर लो, अगर चेंज नहीं करोगे ना एग्जाम पास नहीं करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी, ना कर रहे जा। ठीक है, तू कौन होता है, तो जो अपरिवर्तनशील है, तो इस प्रकार का जो व्यू रखता है, ठीक है, इस प्रकार की जिसके अंदर एबिलिटी है, क्या ऐसी एबिलिटी को बढ़ाओगे आप लोग, नहीं बढ़ाओगे। आप लोग अगर ये वाला काम करोगे अपने घर वालों के सामने, तभी आपको कूट देंगे बढ़िया करके। तो एनकरेज करेंगे ऐसी को या डिस्करेज करेंगे, डिस्करेज करना चाहिए। तो ऐसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते जो आपका एनडीटी व्यू रखता है। कैसे व्यू को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोग्रेसिव व्यू को। कैसा, प्रोग्रेसिव व्यू को, यानी कि आपके प्रगतिशील व्यू को, किसके, प्रगतिशील व्यू को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मैंने कहा भाई ये पढ़ लो, ये आपके एग्जाम में आना है और यही पेपर में आता है जो मैं आपको इसके एग्जाम के अंदर पढ़ाता हूं। आपने कहा ठीक है सर, हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग यहां पर सीमित नहीं हुए। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए आपने कहा सोशल साइंस, साइंस को एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा जाता है 6, 7, 8 के, हम लोग वहां से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव व्यू है, यहां पर आप लोग प्रगतिशील हो, तो इसको बढ़ाओगे ना, या इसको बढ़ाओगे, इसको नहीं बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, अजर्सन आपका। अब तर्क इसमें दिया है कि योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य, यानी जो आपका एंटिटी व्यू है एबिलिटी का, वो विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए मोटिवेट या प्रेरित करता है। तो आप लोग यहां कुछ चेंज तो कर नहीं रहे ऐसे बच्चे, तो आपको ये एनकरेज करेगा, अभी प्रेरित करेगा, जी नहीं करेगा, दोनों आपके गलत हो जाएंगे। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। और आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, फोर्थ के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। क्या टाइप कुछ तो देखना क्या है, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, ये रहा, इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए, बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ना ही बच्चे के सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, चाहे बच्चा समाज के वंचित वर्ग से आ रहा हो, चाहे गरीब घर से बच्चा आ रहा हो, चाहे जैसे मेरी क्लास में आप लोग बैठे हो मंदबुद्धि मान लीजिए बैठे हो, तो कैसे ही आप लोग बैठे हो, चाहे प्रतिभाशाली भी बच्चे बैठे होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो मुझे सभी को एक प्रकार से यहां पर शिक्षण दे रहा हूं, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करा। क्या आपने देखा है मैं कभी किसी के बीच में भेदभाव करता हूं, या टीचर को भेदभाव करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, और आज की डेट के अंदर आपका इसी को इंप्लीमेंट करना है स्कूल के अंदर। तो समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की जरूरतों को पूरा करती है वो आपको बताना है।
पहला, विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के, बिल्कुल ठीक है। जो डिसेबिलिटी से बच्चे जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी, जो उनका समावेशन हमें करना है। सभी बच्चों के साथ, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ डिसेबिलिटी वाले बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना है। अलग अगर उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी इनके अंदर कि यार मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है, तभी हमको अलग से ये चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर बात हो रही है जो भावनात्मक मुश्किलों से जूझते बच्चे, यानी इमोशनल रूप से जो डिफिकल्टी से जूझ रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है, या मान लीजिए किसी बच्चे के बचपन के अंदर उसके पेरेंट्स गुजर गए, तो वो भावनात्मक रूप से गुजर रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। उनको इस मुख्य धारा में शामिल करना पड़ेगा। वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, यानी वो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिसका मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई बच्चा आपका 140 प्लस का है, ये बच्चे देश की धरोहर होते हैं, यही आगे जाके बहुत बड़े मतलब वैज्ञानिक बनते हैं या किसी प्रकार के बड़े बड़े नाम करते हैं। तो इनको भी मैं आपको बताऊंगा, इनको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट देने की जरूरत होती है, बट ये भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर यहां पर कराया जाता है, ठीक है। लेकिन इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत क्षमता होती है बाकी बच्चों के मुकाबले। अगला है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों। भाई निम्न, चाहे निचले किसी भी समाज से बच्चा है, किसी भी वर्ग से आए, धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी आपकी जनजाति से आए, चाहे बच्चा कितना ही गरीब हो, हमें सभी बच्चों के साथ उसको एजुकेशन देनी है, तो कोई भेदभाव नहीं रखना। तो चारों ठीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ आंसर यहां आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के शारीरिक विकास को, यानी उनके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है? बताओ भाई, फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाला कौन सा आपका फैक्टर है? पहला, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? जो जीन्स, जो गुण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? हेरिडिटी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आंखों का रंग हेरिडिटी है, हमारे गाल पर गड्ढे पड़ रहे हैं, तो किसकी वजह से? हेरिडिटी की वजह से आपका हो रहा है, ठीक है। किसी की लंबाई है, भाई इसका पापा भी उठता, ये भी ऊटी हो गया, तो हेरिडिटी की वजह से, ठीक है। तो हेरिडिटी रहेगा, टीचर रहेगा, धार्मिक स्तर रहेगा, साथ ही रहेगा। अब देखिए यहां पर बात हो रही है आपके फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, शारीरिक विकास की बात हो रही है। तो जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया कि इसका पिताजी भी भाई बहुत लंबा था, ये भी लंबा है, अरे इनके दादा भी लंबे थे, तो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? जो शरीर के अंदर जो यहाँ पर वृद्धि को इसको प्रभावित कर रहा है, शारीरिक वृद्धि को, ये प्रभावित हुआ हेरिडिटी से, यानी कि आनुवंशिकता से। जो जीन्स उसके पापा में थे, उसके दादा में थे, वही उसके अंदर आ गए, तो लंबाई बढ़ेगी उसकी, ठीक है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ अलग क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने थोड़ा अलग एग्जाम से लिए हुए, जो आपके सीटेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एग्जामिनर देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर बार ही कराते हैं। मैं भी बोर हो गया करा करा के। मैं तो चाहता हूं इसका सिलेबस ही चेंज कर दे अगली बार जो सीटेट हो, और कुछ अच्छा इसका लेवल रख दे, वरना सीटेट पढ़ाने में अब भाई बिल्कुल इतना मजा नहीं आता। कुछ लेवल होना चाहिए इस पेपर का, या कुछ डिफिकल्ट होने चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक होने चाहिए जो कुछ अलग हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो क्लास के अंदर नए नए क्वेश्चन मिलते हैं ना, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, ठीक है, कि पीवाईक्यू के साथ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चन भी डाले जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। किसी व्यक्ति के जीवन के कौन से क्षेत्र आवश्यक कारक है? बताओ भाई, आप लोगों के कौन कौन से क्षेत्र आवश्यक कारक है, जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं, मेरे भी मतलब सभी के। पहला दिया हुआ है भोजन। भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे भाई, भोजन जरूरी है। पोषण भी जरूरी है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपको जॉब लेनी है, जॉब जरूरी है, ठीक है। शादी करनी है, शादी करनी भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को यहां पर दर्शा रहा है। संस्कृति भी जरूरी है, वरना वो वाली संस्कृति मिल गई कि भगवान का दिया सब है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, ये है, नाना पाटेकर की तरह डायलॉग मारा और अक्षय कुमार बिना शादी का ही रह जाएगा ऐसे, ठीक है। तो संस्कृति जरूरी है, अच्छी संस्कृति, अच्छा कल्चर होना जरूरी है। मनोरंजन भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है। अभी कौन सी मूवी आ रही है भाई? कल मूवी आ रही है, वो एनिमल मूवी आ रही है, तो एंटरटेनमेंट हम करते हैं, चलो भाई मूवी देखने जाएंगे, कोई खेल खेलेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं एनिमल मूवी को, देखता हूँ कल टाइम निकाल के, ठीक है। एक तो आप लोगों की क्लास होती है तो बंद जाता हूँ, काफी चीजें तो माननी पड़ जाती है मुझे अपनी पर्सनल, ठीक। अगला आपकी समाज सेवा। समाज सेवा भी आपका मेन है। क्या हो गया सर, ये आपका काम है, ये हमारा नहीं है, आपका भी काम है, ठीक है। चाहे कुछ भी करो, मान लीजिए आप पैसों से नहीं कर पा रहे किसी की, लेकिन किसी की वैसे भी हेल्प करके कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, जरूर क्या करो, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र आवश्यक होते हैं व्यक्ति के जीवन के, तो सारे ठीक हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, चौथा तो है ही नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको अपने से जुड़ा एक चीज बताता हूं, आई होप मतलब शायद सभी के साथ ये नहीं होगी। यहां पर क्वेश्चन आया ना समाज सेवा की, ठीक है।
तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा हाथ मतलब शुरू से बहुत चलता है। मतलब जब मेरी जॉब भी नहीं थी, पैसा भी नहीं होता था, तो मेरी आदत थी खुल के देने की, ठीक है। हालांकि मैं उसको शेयर नहीं करता हूँ, आज आपके साथ चीज बता रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैंने इतनी मतलब हेल्प करता था लोगों की, चाहे वो जानवर की हो चाहे किसी और व्यक्ति के हो। तो मुझे ऐसा लगता है शायद जिंदगी के अंदर मुझे जो कुछ भी चीज मिली है शायद वो उसी जो मतलब सेवा भाव रहता है उसी की वजह से मिली है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा कभी ऐसा नहीं आएगा कि मान लीजिए मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ किसी की, उसकी मेरी वीडियो दिख जाएगी मैं उसका प्रमोशन करूंगा। क्योंकि बेसिकली अगर किसी की मदद करनी है, एक बात कही जाती है, एक हाथ से अगर मदद करो तो दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसा आप लोग भी करिए, कुछ ना कुछ करिए, जानवरों को खाना पीना खिलाइए, या किसी को 5-10 रुपए देने हैं वो दे दीजिए आप लोग, ठीक है। या मान लीजिए आप लोग अपने शरीर से भी कर सकते हो। तो मेरा मतलब आप लोग कह सकते हो, मान लीजिए अलग नौकरियां मिली हो या इतने बच्चे मेरे से नौकरियां अभी तक ले चुके हो और मैं यहाँ तक आ गया, तो इसमें सेवा का मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब ये मत पूछना सर जी कितने रुपए की कर दी और किन किन की कर दी, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोमोटर विकलांगता, यहां पर बात हो रही है आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है। ये भी डिसेबिलिटी आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आपकी एक डिसेबिलिटी दी हुई है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जुड़ी होती है हमारे शरीर से जुड़ी होती है, या बेसिकली बात करें जैसे जो हमारे जो जॉइंट होते हैं वो सही प्रकार से अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहे, जैसे मान लीजिए मेरे यहां पर ये जॉइंट है, अगर ये सही प्रकार से मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो मैं अपने हाथ को मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पैरों के जॉइंट है, ठीक है, घुटना है मेरा पैरों का, अगर वहां पर दिक्कत आ गई तो मैं सही से चल नहीं पाऊंगा। तो मान लीजिए इस प्रकार का बच्चा है, और इसी से संबंधित सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया था। अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी चीज को धकेल नहीं पा रहा है तो कौन सी डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है। मान लीजिए बच्चा चलने के लिए व्हील चेयर का यहां पर यूज कर रहा है, व्हील चेयर, तो यहां पर उसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए लोकोमोटर डिसेबिलिटी कौन सी होती है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे में क्या पूछा है, कौन सी विकलांगता है इनके अंदर। पहला कंडक्ट हियरिंग लॉस, यानी सुनने से संबंधित लॉस नहीं, इनको भाई फिजिकली होता है, शारीरिक तौर पर होता है। इसलिए जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कोशिश की जाती है कि जो आपका जो स्कूल है, स्कूल का जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पर इनके लिए क्लास बनाई जाए। क्योंकि वरना अगर आप लोग इनके लिए ऊपर क्लास बनाओगे तो लिफ्ट का प्रावधान होना चाहिए, और आप सभी को पता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर कितनी लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, प्राइवेट में भी नहीं लगी हुई इतनी। तो इनके लिए बाथरूम यानी जो टॉयलेट होते हैं वो आपके अलग होने चाहिए। इनके लिए जो आपकी स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग प्रकार का होना चाहिए। तब आप इन बच्चों का क्या काम करोगे, अपनी क्लास में अपने स्कूल में इनका समावेशन करोगे। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे बच्चों का समावेशन आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सुनने से संबंधित तो है नहीं, ना ही लो विजन है, ना ही आपका दिखने से संबंधित है। सेरिबल पाल्सी, सेरिबल पाल्सी भी आपका एक डिसेबिलिटी होती है जो आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी रहती है। सेरिबल पाल्सी आपके जुड़ी होती है, आपके माइंड से संबंधित आपका डिसऑर्डर होता है, मस्तिष्क से संबंधित आपका डिसऑर्डर होता है। जहां पर मस्तिष्क आप लोग देखोगे जब ये लेफ्ट साइड वाले भाग में अगर मतलब इसके अंदर तालमेल नहीं बैठ पाता सही प्रकार से, तो यहां पर जो बच्चा होता है या बड़ा भी होता है वो बैलेंस नहीं बना पाता। आप लोगों ने देखा होगा, कभी एक चीज आपको बताओ सेरिबल पाल्सी के बारे में अगर बताओ, कई बार पूछा जाता है, जैसा हमारे यहाँ पर कान के आसपास में क्रिस्टल टाइप रहते हैं, मतलब उसको कहते हैं कंचे टाइप। तो जैसा आप लोग सोते हो ना, बिना तकिए के सोते हो, इसलिए ध्यान रखा करो, या तो अपने हाथ के बल सो या तकिए के बल सो। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल होते हैं, कंचे होते हैं, वो अपनी जगह से डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, तो डिसबैलेंस होने की वजह से आपने एक वर्ड सुना होगा, वर्टिगो, ठीक है। तो वर्टिगो की बीमारी हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करा करो सोते समय ये हाथ को ऐसा रखा करो। सेरिबल पाल्सी में भी बैलेंस नहीं बन पाता, जैसे 2 पैक अगर कोई लगा लेता है तो उसके बाद वो बैलेंस नहीं बनाता, कहता बता आज किसे मारना है, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, ये कराएगा, ठीक है। तो ये आपका सेरिबल पाल्सी होता है, मतलब उनके अंदर ये विकार नहीं होता। एक बात बता रहा हूं, आपका डिसबैलेंस संबंधित तो रहती है। आपका एम्प्यूटेशन ये हो जाएगा, आपका अंग छेद, अंग छेद मतलब जो पर्टिकुलर आपके किसी पार्ट को, शरीर के अंग को अलग किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई शरीर का अंग खराब हो गया, मान लीजिए यहाँ पर शरीर के इस हाथ के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो पूरा काटना पड़ेगा ये आपका, ठीक है। तो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपकी फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाएगी। अंग छेद आंसर आपका 4th यहां पर सही हो जाएगा। कम हो गई, हाँ भाई 1 सेकंड रुक जाओ यार, ये आपकी चेंज कर दो, ठीक है, वरना मेरी आवाज नहीं आएगी, कर दे चेंज। हाँ ठीक है भैया आपका। भैया आवाज, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। देखिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
कि डैश में विकलांग बच्चों या अधिगम अक्षमता यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वे वाले बच्चों के लिए मुख्य धारा स्कूल बच्चों की किसी विशिष्ट शैक्षणिक या सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम प्रयास करता है, यानी बच्चों के लिए कम से कम प्रयास करता है और उन्हें खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, यानी खुद को पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढालो। यानी बच्चे से कहता है कि बच्चे तुझे सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलना है, ठीक है, सिस्टम एलवीसी यादव वाला सिस्टम नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जैसी बात एजुकेशन सिस्टम में कही हुई है उसके अकॉर्डिंग तुझे बदलना है। जबकि डैश में स्कूल अपनी मौजूदा क्षमताओं का मूल्यांकन करता है और सभी बच्चों के लिए सुलभ हो जाता है, यानी यहां पर यह कहता है कि आपको सिस्टम को कहता है तुझे बच्चों के अकॉर्डिंग बदलना है। तो आपको बताना है इस डैश के अंदर और इस डैश के अंदर क्या आएगा, सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा यानी कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखिए जो बच्चों को यह कहता हो कि आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलना है, मैंने आई होप आपको ध्यान हो एक क्वेश्चन आपको कराया था 2011 के अंदर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल हो गया। तो बच्चों को सिस्टम के अकॉर्डिंग फेल करने की बात करो, या तो सिस्टम ही बच्चों के पैर में पड़ा है, तो बच्चा सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग बदलेगा। और ये अगर सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग बदलता है तो ये होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चों को तो एक साथ में शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जो उनको संसाधन मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, वो उसको इस स्कूल उस क्लास के अंदर नहीं मिल पाती, उसके लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जबकि समावेशी शिक्षा कहती है अगर बच्चे को कोई चीज की जरूरत है ना, उसको उसी क्लास में दो उसका, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पर ये कम प्रयास की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन नहीं होगी। स्पेशल एजुकेशन जो मान लीजिए किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, आप लोगों ने देखा होगा स्पेशल एजुकेटर की आपकी वैकेंसी भी निकलती है, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई दिव्यांगता रहती है, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल आपके टीचर होते हैं जो उसको पढ़ाते हैं। तो स्पेशल स्कूल इस प्रकार के खोले थे कि सामान्य बच्चे अलग स्कूल में पढ़ेंगे और इस प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे अलग स्कूल में पढ़ेंगे। तो ऐसा तो हमें करना नहीं, हमें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग चलना है। ये हो जाएगा आपका एकीकृत शिक्षा यानी कि आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और समावेशी शिक्षा इसके अंदर आ जाएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहता है कि बच्चों को सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलना है, जबकि समावेशी शिक्षा कहती है कि नहीं, सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो इसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी है जिनका उपयोग बच्चों में रचनात्मकता यानी कि जो उसकी क्रिएटिविटी होती है, तो यहां पर जो क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बताओ, आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है तो कैसे दोगे, या आप छोटे बच्चों को कैसे दोगे? पहला, आविष्कार करके, बिल्कुल ठीक बात है, इन्वेंशन करके आप लोग कर सकते हो क्रिएटिविटी को बढ़ावा, ठीक है। जैसे हमारे, मैंने आपको बताता था एक दो बार पहले ही बताया हुआ, हमारे एक बड़े भाई थे, तो वो साइंस के मतलब उन्होंने ले रखी थी, तो पता वो क्या नाम है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को पकड़ते रहते थे, उसके पीछे डब्बा लेके भागते रहते थे कि वो इसे पकड़ के चीर फाड़ करके एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमें बड़ा शौक रहता था, ठीक है, कि यार चलो फ्रॉग को पकड़े, हालांकि चीर फाड़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यहां पर बच्चे के अंदर जिज्ञासा आई, क्यूरियोसिटी आ गई कि यार मेरा भाई क्यों पकड़ता रहता है डब्बे ले लेके, मैं भी पीछे जाके देखूंगा इसको, ठीक है। अरे यार तो चीर फाड़ कर रहा है, भैया क्यों कर रहे हो, चीर फाड़ क्यों कर रहे हो? अरे ये मैं इसके ऊपर देख रहा हूं, इसके कौन कौन से पार्ट है, कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, वो क्रिएटिविटी के माध्यम से होता है। आज की डेट के अंदर जो आपको फोन, ये कैमरा, ये जितनी भी चीज आ रही है ना, एक क्रिएटिविटी के माध्यम से आती जा रही है, ठीक है। अगला है एकाधिक का प्रयोग यानी कि मल्टीपल यूज। जितने भी मल्टीपल यूज करोगे किसी भी चीज के तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे ही देंगे, ठीक है। यानी यहां पर बात हो रही है जैसे आपका डिसेंट्रेशन का एक प्रोसेस जीन प्याजे ने बताया था, जहां पर आप किसी एक चीज से ज्यादा यूज करते हो, जो मैंने पेन वाला एग्जांपल दिया था, जो महिलाएं यूज करती है बाल बांधने में, लिखने में, मारने में, यू पनिशमेंट देने में, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है आपका अनुप्रास। अनुप्रास यानी कि अलिटरेशन, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अलिटरेशन हो जाएगा भाई आपका, अनुप्रास, ठीक है। मैं इसको हिंदी वाला समझ गया था, अनुप्रास ये आपका हो जाएगा। अलिटरेशन के अंदर बेसिकली यहां पर भी बच्चा चीजों सीखता है, कंबाइंड करके सीखता है, दो एक जैसे शब्दों को जो शुरुआत में साउंड निकाले उसके अकॉर्डिंग यहां पर सीखता है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा अलंकार आ गया अगला रटना, नहीं, जो रटना होता है वो आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को खत्म करता है, तो रटना नहीं है। पहला दूसरा तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? आप लोग जा रहे हो बी के साथ, ठीक है, बी के साथ। अच्छा हाँ, मतलब पहला दूसरा तीसरा बी के साथ आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। बी के साथ आप लोग बढ़िया जाते हो, ठीक है, इतना तो मैंने देख लिया। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा।
कौन सा शिक्षण उपागम, कौन सा आपका टीचिंग का जो अप्रोच है इस विश्वास पर आधारित है कि अध्यापक यानी टीचर वह सब जानता है जो बच्चों को जानने की आवश्यकता होती है। देखिए आपके ये अप्रोच आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एक आपका होता है मेथड, टीचिंग मेथड, एक होता है आपके टीचिंग अप्रोच होते हैं। तो जो यहाँ पर बात हो रही है आपके टीचिंग अप्रोच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टीचिंग अप्रोच की बात हो रही है। तो जैसे टीचिंग अप्रोच के अंदर जहां पर सेंटर के अंदर यहां पर टीचर को मान लिया, अध्यापक को मान लिया कि वो सब कुछ जानता है जो जो बच्चों को जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है? जी नहीं। ये क्या है, यहां पर आपकी बाल केंद्रित उपागम की बात कर रहा नहीं। अगर बाल केंद्रित उपागम की बात करता तो बच्चों को सेंटर में रखता, ज्यादा अपना ज्ञानवादी यहां पर नहीं बनता। यहां पर तो मेन टीचर हो गया, यहां पर लेक्चर मेथड का ही यूज करेगा, तो ये आपका नहीं होगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी नहीं है आपका, क्योंकि सेंटर के अंदर कौन है, सेंटर के अंदर टीचर आपका, सेंटर के अंदर कोई आपका सिलेबस करिकुलम नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा। कौन सा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा। आंसर थर्ड है। कंस्ट्रक्टिविज्म आपका अप्रोच नहीं होने का, जहां पर बच्चा रचनावादी तरीके से सीखता है, उसको सिखाई जाती है, ठीक है। ये सभी आपके टीचिंग अप्रोच होते हैं, तो आंसर इसमें थर्ड से हो जाएगा। अगर बच्चे के हक की बात करी जाती तो आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता, और आज की डेट के अंदर हमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की ही बात यहां पर करनी है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हाइंज दुविधा, यहां पर दिया हुआ है हाइंज डिलेमा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके, जो आपका कोलबर्ग था, तो कोलबर्ग ने जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कोलबर्ग ने जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कल में जो आपका टॉपिक नंबर 2 होगा हमारा, वो आपका लॉरेंस कोलबर्ग का होगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, या यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो जितने जितने टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, सबसे पहले प्रतिपादित किसने करा था? जीन पियाजे की वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, जीन पियाजे ने सबसे पहले करा था, लेकिन जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को छोड़ दिया, कोलबर्ग ने पकड़ लिया, तो इसने इसके ऊपर काम करा, फिर नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है हिंज डिलेमा की बात हो रही है, यहां पर हाइंज दुविधा की बात हो रही है। दुविधा डिलेमा का मतलब क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीजों में से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे किसी चीज को, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। एक तरफ तो लड़की है वो आईएएस है, ठीक है, या मतलब खूब पैसे वाली है, और दूसरी तरफ एक लड़की है मान लीजिए जिससे आप प्यार करते हो। तो दो आपके सामने ऑप्शन है, घर वाले खड़े आपके सामने, अब यार प्यार व्यार को छोड़, देखो आईएएस भी है, कितना पैसा उसके पास है, ये सब चीज है। लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो, यार अपने प्यार को जाए या माल की तरफ, पैसे की तरफ यहाँ पर जाए। तो आप किसके अंदर हो? यहाँ पर आप डिलेमा के अंदर हो, ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पर दुविधा के अंदर हो। ठीक उसी प्रकार से हाइंज दुविधा के अंदर था। ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा, जो आपकी हाइंज की स्टोरी थी, जब इनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो ये भी दुविधा के अंदर आ गए थे कि यार मैं दवाई की चोरी करूं या रहने दूं, ठीक है। तो जो हाइंज दुविधा है, उस पर राधा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत होती है, ठीक है। चोरी करना यहां पर गलत बात होती है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है, ठीक है। ये बात किसने बताई? ये जो बच्ची को बात बताई, चोरी करना गलत बात है, बात बताई किसने है? हम आपने बताई है, यानी कि समाज ने वाली बात बताई है ना, सोसाइटी ने वाली बात बताई है कि चोरी करना गलत है। मान लीजिए अगर हमारा समाज ये कह रहा होता चोरी करना बहुत अच्छी बात होती है, जो जितनी ज्यादा चोरी करेगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है, तो हम लोग उसको फॉलो करने लग जाते, खूब भर भर के यहां पर चोरी करते। तो ये बात किसने बताई? समाज ने। तो यहां पर जो ये बच्ची आंसर दे रही है राधा कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है। तो ये बताना लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार राधा किस लेवल पर है। अब इन्होंने 3 प्रकार के लेवल दिए थे लॉरेंस कोलबर्ग ने। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा आपका कन्वेंशनल लेवल, दूसरा आपका कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन 3 लेवल की दो स्टेज दी थी, तो 3 दूनी 6 अवस्थाएं होगी। तो आपको बताना लेवल कौन सा है। जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, इसके अंदर बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती, ज्यादा नैतिकता को फॉलो नहीं करता। लेकिन दूसरा जो आपका लेवल होता है कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चा जो भी नैतिकता दिखाता है, जो भी व्यवहार दिखाता है, वो दिखाता है समाज के अकॉर्डिंग। समाज ने अगर किसी चीज को सही कह दिया उसको सही मानेगा, गलत कह दिया तो उसको गलत मानेगा, ठीक है। तो आपका कन्वेंशनल लेवल है। और जब आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तीसरा लेवल आ जाता है, इसमें बच्चा समाज की नहीं सुनता, खुद की सुनता है। समाज कहेगा ये चीज गलत है, क्यों गलत है, पहले मैं देखूंगा क्यों गलत है, ठीक है। तो तीसरे लेवल पर बच्चा अपनी खुद की सुनता, समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलता। यहां पर जो इसने राधा ने कहा है कि चोरी करना गलत बात है, वो उसके समाज ने बात बताई, और समाज के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है कन्वेंशन लेवल के अंदर। और एक स्टेज भी दी हुई है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी यहां पर
चलता है कानून व्यवस्था और अभिनव किरण के माध्यम से चलता है, कानून को फॉलो करता है। चाहे किसी की जान भी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन कानून को फॉलो करना चाहिए। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए, अब कुछ लोग यहां पर ये भी पूछ रहे होंगे सर डिलेमा तो आपने बता दी, दुविधा तो बता दी, लेकिन मान लीजिए किसी ने जिसकी शादी मान लीजिए यहां पर हो रही है, उसने पैसे वाले लड़की को चुन लिया या पैसे वाले लड़के को चुन लिया, तो ये हो जाती है मोरल रीजनिंग, ठीक है। जब बच्चा दुविधा के अंदर होता है, ठीक है, तो डिलेमा होती है, यहां पर ऑप्शन में से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, और जब ये चिंतन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाता है, सेलेक्ट कर लेता है जी मैं तो पैसे वाले को या पैसे वाले को चुनूंगा, तो ये जो आती है आपकी मोरल रीजनिंग हो जाती है, नैतिक तर्कना हो जाती है। इसके बारे में कल की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन है। सामने आ गया आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों की मान लीजिए जॉब भी लग जाती है, तो आप लोग किससे शादी करोगे? जो अच्छी लड़की होगी, अच्छा लड़का होगा, या जिसके पास ये सब अच्छा होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में यानी असेसमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आकलन के बारे में? तो चलिए नजर डाल लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। आपकी क्लास से मेरा सीटेट क्लियर हो गया है, ठीक है, इस बार थैंक यू सर, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे क्लियर करते हैं वो लोग भी क्लास के अंदर हर बार बैठे रहते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए देते होगा दोबारा, ठीक है। पता नहीं कितने हर बार बच्चे पास होते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अपने यही से जाता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है। ये बच्चे तैयारी कहाँ से करें, फिर जॉब नहीं निकलती, परेशान रहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने, जिसके ऑप्शन यहां पर दिए हुए आकलन के बारे में स्टेटमेंट। एनईपी 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है? समेटिव असेसमेंट को प्रोत्साहित करता है। देखिए, एक मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट चलता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने सही गलत जो भी कुछ दिया, लेकिन मैंने असेसमेंट करके ही देख लिया आपको चीज कितनी आई है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है? जब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। जैसे बच्चे के ईयरली, हाफ ईयरली, यानी जो बच्चे की वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, उसमें बच्चा कम नंबर लाया तो फेल कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितनी स्पीड से सीख रहा है। तो एनईपी 2020 ने समेटिव असेसमेंट को कम करने की बात कही है कि समेटिव असेसमेंट को कम करो और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। तो इसको प्रोत्साहित नहीं करता है, किसको? जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। दूसरा दिया है एनईपी 2020 मानक, भाई मानक दिख गया, मानक परीक्षा है, मानक परीक्षाओं की बात हो, यहां पर मानकीकृत की बात हो, मानक को देखते गलत कर देना, बाकी तुम्हारा सर है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अगला है एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करता है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कुछ विधियों की बात हो रही है। कौन कौन सी विधियों की बात हो रही है? पोर्टफोलियो की बात हो रही है, रोल प्ले की बात हो रही है। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था, जो एक प्रकार की फाइल या एक प्रकार का फोल्डर होता है जिसमें बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो उस क्लास का टीचर अगली क्लास के टीचर को फाइल देता है कि टीचर ये इस बच्चे का पोर्टफोलियो है। तो अगली क्लास के टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा पिछली क्लास में कैसी परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, क्या उसकी अचीवमेंट है, क्या उसकी कमी है। तो आकलन करने का बढ़िया तरीका आपका पोर्टफोलियो को माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एनईपी 2020 के अंदर एक आपके 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल आपके प्रगति पत्र या प्रोग्रेस कार्ड आप लोग इसको कह सकते हो, या प्रोग्रेस कार्ड इसको कह सकते हो, ठीक है, या जिसको आप लोग प्रगति पत्र कहते हो। तो बच्चों को 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड अब यहां पर मिलेगा। इस प्रोग्रेस कार्ड में बच्चे से संबंधित सभी चीजों का यहां पर उसका आकलन असेसमेंट किया जाएगा, चाहे वो आपका कॉग्निटिव हो यानी कि आपका संज्ञानात्मक हो, चाहे वो आपका अफेक्टिव हो, चाहे उसके अलावा आपका साइकोमोटर हो, ठीक है। और जिसने मेरी राइटिंग पे कुछ बोला ब्लॉक लगवा दूंगा, राइटिंग पे मत बोलना, ठीक है। तो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है कौन? एनईपी 2020। तो आंसर आपका अभी तक ये थर्ड ठीक है। एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाएं, यानी ऐसे प्रोग्रेस कार्ड बनाएं जिसमें अन्य विधियों से तुलना की जा सके। आपको जब बच्चे का असेसमेंट करना है, ध्यान रखना है, बच्चों को कभी भी एक तो बांटना नहीं है, उनको कैटेगराइज नहीं करना। तू ज्यादा तेज पढ़ने वाला है, तेरा आईक्यू लेवल ज्यादा है, तेरा कम है, तू अच्छा बच्चा है, तू निकम्मा बच्चा है, गद्दा बच्चा है, ठीक है। और ना कभी उनके बीच में तुलना करनी है, जैसे हमारे घर वाले तुलना करते थे, बस आ गया, इस बार भी फर्स्ट नहीं आया, इस बार भी कुछ नहीं आया, और दूसरे से तुलना करते थे। देखियो राम प्रकाश का लड़का हर साल फर्स्ट आता है, अरे राम प्रकाश का आ रहा है तो हमारी क्यों जान ले रहे हो, राम प्रकाश का आ गया तो आ गया, ठीक है। लेकिन तुलना करते थे, तो ध्यान रखना है, जहां पर तुलना करने की बात आ जाएगी तो अपने पुराने जख्मों को निकाल लेना और काट देना उसको गलत। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर नंबर ग्रेड की बात नहीं हो रही है आज की डेट के अंदर। आज की डेट के अंदर देखा जाता है बच्चा कैसी स्किल सीख रहा है, बच्चा किस प्रकार से व्यवहार को एडॉप्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बच्चे का जो असेसमेंट हो रहा है उसमें सभी प्रकार की चीजों का ध्यान रखा जा रहा है ना, चाहे उसके कॉग्निटिव हो, चाहे उसके इमोशन से जुड़ा हो, चाहे उसके शरीर से जुड़ा हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कहा गई यार, अरे कहा गई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कहीं दिख नहीं रही भाई आप पर आपका। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंत्य स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार है। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, इन्होंने बताया था कि हमारे अंदर बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्लास फर्स्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आप लोग मानते हो 8 प्रकार की बुद्धि होती है, वैसे इससे ज्यादा भी कई बुद्धियों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन इन 8 बुद्धियों से संबंधित क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम के अंदर देखने को ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। सीटेट में तो 8 में से आता है। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियों में से कुछ मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बता दी थी, कुछ आपको आज बताता हूं। पहली बुद्धि इसने दी हुई है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी आपकी भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि उन लोगों के अंदर पाई जाती है जिनको अपनी भाषा पर बहुत बढ़िया कमांड होता है। जैसे जो आपके न्यूज एंकर होते हैं, जो आप लोग देखते हो, अंजना ओम कश्यप, चित्रा सिंह देखते हो, रवीश कुमार आप लोग देखते हो, तो इनको भाषा पर कमांड होता है। कवि हो गए, कवित्री हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके वकील होते हैं, उनके अंदर आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। लेकिन इसमें यहां पर जो ऑप्शन दिया वो दिया अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के अंदर ये बुद्धि नहीं पाई जाती। अकाउंटेंट के अंदर लॉजिकल मैथमेटिक्स बुद्धि पाई जाती है, जो कैलकुलेशन बढ़िया प्रकार से करते हैं, ठीक है। टीचर एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर लगभग ज्यादातर बुद्धि आपको पाई जाती है, लेकिन एग्जाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। कौन सी बुद्धि आपकी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कौन सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। वरना टीचर के अंदर सारी बुद्धि पाई जाती है भाई आपकी, ठीक है, ज्यादातर। इसलिए कहा जाता है टीचर बड़ा खतरनाक होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें आदमी दूसरों की भावना को समझ सकता है, दूसरों से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दूसरों को, माइंड को एक तरीके से कह सकते हैं रीड कर सकता है। जैसे मनोचिकित्सक होते हैं तो दूसरों की भावना को समझ लेते हैं। जैसे नेता होते हैं, दूसरों की, आप लोगों की भावना को समझ लेते हैं पब्लिक की, कि कहां पर इसे फंसाना है, कहां पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर इनको भड़काना है। तो नेता होते हैं। दुकानदार होते हैं, ठीक है, 200 रुपए की चीज को 2000 के अंदर बेच देते हैं और क्या कहते हैं, अरे वाह क्या बढ़िया लग रही हो मैडम, क्या बढ़िया लग रही हो सर, ये तो ड्रेस आपके लिए बनी है। जो ये एजेंट आते हैं, ठीक है, एलआईसी वगैरह के लिए जो आपको बीमा वगैरह करवाते हैं, उसके अंदर आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी इंटेलिजेंस दी है इसने, स्पेशल इंटेलिजेंस। देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस मैंने बताई थी, जब आदमी अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बताया था आर्किटेक्चर, जो आपका ठेकेदार होता है, ठीक है। तो यहां पर जो स्पेशल इंटेलिजेंस है तो वो आर्किटेक्चर है। तो आप लोग किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहां पर सेकंड के साथ सभी लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। थर्ड के साथ क्यों जा रहे हो भाई आप, थर्ड कौन सी है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। भूल गए क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी को मूवमेंट कराने वाली, बॉडी को गति देने वाली बुद्धि किसके अंदर होती है। जिसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था धर्मेंद्र। देखो धर्मेंद्र फाइट करते हैं, एक्टर है, धर्मेंद्र डांस कितना बढ़िया करते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, एक्टर या एक्ट्रेस के अंदर। ये एग्जांपल दिया था ना आपको। जो एथलीट होते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, उसेन बोल्ट, जितने भी प्रकार के अंदर, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। लेकिन इसने दिया हुआ है यहाँ पर अकाउंटेंट। अगली बुद्धि पाई गई है आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि, जिनको प्रकृति से लगाव होता है, जो प्रकृति के बहुत नजदीक होते हैं, जैसे एनवायरमेंट लवर हो गया, या जो आपके किसान हो गए, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जबकि यहां पर इसने दिया हुआ है सिंगर, तो सिंगर के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। कौन सी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। अच्छा बताओ मेरे अंदर कौन कौन सी बुद्धि है, या आप लोगों के अंदर कौन कौन सी बुद्धि है, देखता हूं कौन सा बुद्धिमान है जो इसको यहां पर सही बताएगा, ठीक है। तो सही कौन सा था भाई हमारे इसके अंदर, ये सेकंड वाला सही था, इसके साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर कौन कौन सी बुद्धि है जरा बताइए, मैं देखता हूं कौन कौन सी बुद्धि लेकर आप लोग घूम रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं, ठीक है। देखो सारी बुद्धि आपके अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो क्या आप लोगों के अंदर ये बुद्धि है, कहोगे हाँ सर, जब हम बाथरूम जाते हैं तो हम बाथरूम सिंगर है, बाथरूम में गाना गाते हैं, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। भाई वो बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं है, वो बेसुरों की बात यहां पर नहीं हो रही, जो एक्चुअल में सिंगर है, ठीक है। जैसे आपके हिमेश रेशम या नहीं, वो उसको भी कह दोगे सर वो नाक से गाता है, वो अच्छा नहीं है। जो भी आप लोग ले लो, कुमार सानू हो गए, या आपके किशोर कुमार हो गए आपके, ठीक है। कभी ये सोचो कि हमारे अंदर तो सारी बुद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका
अपनी क्लासरूम में जेंडर रूढ़िवादिता, किसकी बात ये हो रही है यहां पर, आपके जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। इसमें लचीलेपन यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ावा देगी। अब देखो ये आपकी जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी फैक्ट को किसी एक पर्सन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर गुड़िया, तो गुड़िया से कौन खेलता है, आपके दिमाग में क्या जाएगी, गुड़िया से कौन खेलता है, गुड़िया से खेलते हैं लड़की, यही तो जाएगी ना दिमाग में। गुड़िया से खेलता हुआ कोई आपको लड़का मिला है, नहीं मिला होगा आपको ज्यादातर। जैसे अगर बात हो जाती है पिंक कलर की, किसकी, पिंक कलर की बात हो जाती है, तो पिंक कलर को किससे जोड़कर देखा जाता है, पिंक कलर को जोड़कर देखा जाता है लड़की से जोड़कर देखा जाता है। जैसा आपके माइंड के अंदर आती है ताकत की बात आती है, किसकी, पावर की बात आती है, ताकत की बात आती है, तो ताकत लड़की के अंदर ज्यादा होती है लड़के के अंदर, लड़के के अंदर। तो आपके माइंड के अंदर यही चीज आई है ना ज्यादातर के अंदर, तो ठीक है। या कोई लड़का ये कहेगा नहीं सर मैं भी गुड़िया से खेलता था, ठीक है, उनको रानी बनाता था, गुड़िया से इस प्रकार खेलता था, गुड्डे गुड़िया का खेल तो ये चीज हमारे माइंड के अंदर पता है क्यों आई है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, हमारे समाज ने इस चीज को हमारे माइंड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। इसलिए जो आपका ये जो जेंडर होता है ना, ये जो जेंडर होता है इसको कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि इसको सामाजिक संरचना कहा जाता है। और जो आपका सेक्स होता है, सेक्स होता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। क्या होता है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाले ने बनाकर भेज दिया कि ये मेल होगा, ये फीमेल होगी, लेकिन जो समाज होता है, सोशल होती है, वो बताता है कि मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगी। फीमेल गुड़िया से खेलेगी, पिंक कलर पहनेगी, लड़का ताकतवर काम करेगा, लड़कियां घर के अंदर काम करेगी, किचन के अंदर काम करेगी। ये बात हमें समाज ने बताई है। तो इसलिए जेंडर को आपके सोशल कंस्ट्रक्ट माना जाता है। ये सेक्स और जेंडर को मतलब हिंदी में लिंगी लिखते हैं दोनों में, ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में देख लेना। तो यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप में लचीलेपन की बात कर रही है। अब आप लोगों ने जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है, एनसीईआरटी की किताब के अंदर जैसा आप लोगों ने ईवीएस वगैरह पढ़ी होगी, तो ईवीएस के अंदर आपका कन्नम मल्लेश्वरी जी के बारे में दिया हुआ है, वहीदा प्रिज्म के बारे में दिया हुआ है, सुनीता विलियम्स के बारे में आपका दिया हुआ है। इन सब महिलाओं के बारे में आपके एनसीईआरटी की किताब में क्यों दिया गया है, ताकि स्कूल के अंदर जो आने वाली बच्चियां है वो उनको देखकर मोटिवेट हो सके कि भाई कोई चांद पर, कोई आपका अंतरिक्ष में जा रहा है, कोई माउंट एवरेस्ट पर जा रहा है, कोई इतना वेट उठा रही है, ठीक है, कोई लीडर बननी है यहाँ पर आपकी नौसेना के अंदर, डॉक्टर बननी है कुछ, तो ताकि बच्चा इनको देखकर आपका मोटिवेट हो सके। तो इसलिए एनसीईआरटी किताब के अंदर इन चैप्टर को यहां पर डाला गया है। तो एज ए टीचर आपको बताना है आप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाओगे। आई होप आप लोग जेंडर से संबंधित जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, लड़कियों की स्त्रीवादों व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं। इसको मैं हटा देता हूं, ये समझ में आ गया होगा। लड़कियों को स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करे कि जो लड़कियां होती है वो घर के काम करेगी, चूल्हा चौखट देखेगी और नहीं करेगी, ऐसी बात करो। और लड़कों को बाहर के काम करने पड़ेंगे। क्यों भाई, लड़के भी किचन का काम कर सकते हैं, लड़के भी बाहर जाके कमा सकते हैं, ठीक है, आजकल कर भी रही है। तो इसको प्रोत्साहित, इसको इंकरेज नहीं करना। दूसरा है लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवांशिक रूप से तैयार है। जी नहीं, अलग कार्य नहीं देने, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं करना, ठीक है तो ये काम आपको नहीं करना है। अगला मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है, मैं अभी की बात बताऊं। अभी कुछ दिन पहले हमारी तरफ के जो एसीपी साहब है, ठीक है तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर चीजें बता रहे थे, मुझे बैठा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहे थे कि देखो भाई हमने भी सारी दुनिया देखी है, लेकिन ज्यादातर ये चीज देख लेते हैं कि जो फीमेल होती है, जैसे जो मतलब इस प्रकार से जो काम वगैरह ज्यादा करते हैं, अगर घर ठीक ठाक चल रहा है तो दोनों साथ में रह सकते हैं। तो मतलब कोई आदमी अपने अनुभव के आधार पर बताता है तो कुछ मायने में वो ठीक होती है, कुछ मायने में क्या पता गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो वैसे जो भी हमारे बड़े बताए उसको हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए। अगला आपका जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषाओं में अच्छा करेगी और लड़के भाषा में अच्छा करेंगे, ये भी काम नहीं करना। कोई भी अच्छा कर सकता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्यों लड़कियों की तरह रोते हो, एक लड़के से एक टीचर ने वाली बात कही, क्यों भाई लड़के रो नहीं सकते, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में लड़कों कि आप लोग कितना रोते हो या नहीं रोते हो, ठीक है। अगला है व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत कर। गैर रूढ़िवादी भूमिका कैसी हो जाएगी, लड़कों से आदमियों से तो काम कराओ किचन के। अब मान लीजिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए किसी की शादी हो गई होगी, तो आप लोग ने पति को बोलो तुम किचन के काम करो, कोई बड़ी बात नहीं है, किचन के काम कर सकते हो। और महिला अगर मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, मान लीजिए फाइनेंशियली कोई अगर स्ट्रोंग नहीं है, तो मान लीजिए बाहर काम करना चाहती है तो बाहर काम कर लो।
यहाँ पर अगर रोने की बात हो रही है तो लड़के भी रो दिया करो खुल के, लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियां एकदम रो देती है, हर बात पे रो देती है। तो इस प्रकार की मतलब गैर रूढ़िवादी भूमिका के अंदर करो, जो काम लड़के करते हो लड़कियों से कराओ, जो लड़कियां करते हो लड़कों से कराओ, तो इससे आपके रूढ़िवादिता के अंदर लचीलापन आएगा। आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा। और यहां पर जिस किसी घरवाले ने किसी की घरवाली पीटी या घरवाली ने घरवाला पीटा, वो आप लोग अपने आप देख लेना, मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है, कभी बेफालतू में यहां पर आप लोग टूट पड़ो, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर पॉजिटिव बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे समाज के अंदर इतनी जल्दी नहीं आएगी, वो कहेंगे इसकी वीडियो देखना बंद कर दे, ठीक है, ये तो नाश करवा देगा हमारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करो। चलो भाई विकास के स्तर का मिलान करते हैं। जीन पियाजे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, जीन पियाजे मेरा नाम लिख दिया करो, ठीक है। मैंने परसों आपको ये वाला टॉपिक कराया, पहले वाला। बताओ जिन जिन्होंने करा हुआ है वो आप लोग समझ जाओगे। पहली आपके सामने दी हुई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी चौथी अवस्था होती है, जिसमें बच्चा आपका 11 साल से प्लस का बच्चा होता है। तो इसके अंदर कौन सी हो जाएगी, देखिए ये आपके सामने दिख रही है परिकल्पनात्मक तर्क, यानी यहां पर बात हो रही है आपके हाइपोथेटिकल थिंकिंग की, रीजनिंग की बात हो रही है, एंड एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है, अमूर्त चिंतन की बात हो रही है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, और यहां पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर बच्चा आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, तर्क पूर्व चिंतन हो जाएगा और संरक्षण की योग्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तर्क पूर्व, यहां पर चिंतन भी कर पाता है, और संरक्षण योग्यता, यानी कंजर्वेशन यहां पर चीजों को कर पाता नहीं, कंजर्वेशन योग्यता नहीं कर पाता भाई, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशन स्टेज है, ये है इसका। देखो प्रतीकों की समझ आ जाती है, लेकिन कंजर्वेशन वो नहीं कर पाता, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर सिर्फ सिंबल्स की नॉलेज आ जाएगी। जैसे उसको कुछ भी बोलेंगे बच्चों को बाइक, तो उसके माइंड में बाइक आ जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं गधा, तो गधा आ जाएगी। एक बच्चा कमेंट करके कह रहा था सर आपकी क्लास में सर गधे पढ़ते हैं, गधी भी पढ़ती है। तो आप लोग बताइए कि ऐसे बच्चों को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, ठीक है। लड़कियां बताओ 2-4 शब्द उसके लिए ठीक है। तो प्रतीकों की सोच आ जाती है, लेकिन उनको कंजर्वेशन करना नहीं आता। कंजर्वेशन जो उनको करना आता है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है, जब बच्चा 7 से लेकर 11 साल तक का बच्चा होता है। यानी यहां पर कंजर्वेशन की योग्यता आ जाती है और तर्कपूर्ण चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, जिसमें बच्चा क्या काम करने शुरू लग जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, छुपी हुई चीजों को भी अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से ढूंढ लेता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये आपके मैच द फॉलोइंग हो गए। मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, तो जाकर टॉपिक नंबर फर्स्ट देखना, जीन पे आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चलिए नजर डालते हैं इसके ऊपर। 21 के ऊपर हम लोग आ गए, ठीक है। ठीक ठीक, वेरी गुड भाई आपका। और गुस्से वाले मुंह आ गए भाई लड़कियों के क्यों भाई, लड़कों को गधा बोल दिया। अच्छा ये क्वेश्चन अभी गया जेंडर स्टीरियोटाइप का। जब तो चिड़े नहीं, जब गधे गधे लड़कों को बोला था, और किसी लड़के ने बोल दिया सब गधे गधे बोलते हो, इनको नहीं बोला, गधी नहीं बोला। अब यहां पर चिढ़ गए। अब यहां पर इक्वलिटी की बात नहीं हो रही, अब यहां पर एकदम कैसे डिसबैलेंस बिगड़ गया। अब दोनों मानो जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, तो क्यों चिढ़ रहे हो यहां पर, ठीक है। लड़कियां गुस्से में वाला मुंह बना बना के जो भेज रही है अगला यहां पर दिया हुआ है कथन, यानी कि अजर्सन दिया हुआ है, ठीक है। लौंडे बहुत खुश हो जाएंगे। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सोशो कल्चरल रूप से जिस प्रकार का भी बच्चा है, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है, उसको अपनाना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। चाहे जैसा मान लीजिए उसकी मातृभाषा है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मातृभाषा में बोलने का अवसर देनी चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको सीमित नहीं करना चाहिए। ठीक बात यहां पर कह रहा है। अगला इसने इसमें तर्क दिया है कि विद्यालय को एक संरचित एक रूप, देखो फिर आ गया एक रूप पाठ्यक्रम आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया, यूनिफॉर्म करिकुलम आ गया। यूनिफॉर्म करिकुलम को देखते गलत काट देना, हमें करिकुलम कैसा रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। जहां पर आपको यूनिफॉर्म आ जाए, रिगिड आ जाए, रिगिड का मतलब होता है आपका कठोर, ये आ जाए, इनको देखते गलत काट देना। फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन आ जाएगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। इसका अनुसरण करना चाहिए, जी नहीं इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर गौर नहीं करना चाहिए, गलत बात है, इस पर गौर करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूं, जब बच्चे का इंटरेस्ट, जब बच्चे का मोटिवेशन, जब बच्चे का आईक्यू लेवल, जैसा आप लोगों, जब बच्चे का कल्चर, सभी अलग अलग प्रकार का होता है, वो होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसको आपको महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है। जैसा मान लीजिए अगर मैं सारे जितने भी एग्जाम्पल है लड़कों के ऊपर देता जाऊं, इन्हें गधा बेवकूफ सब कहता जाओ, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानना, इसलिए मुझे सभी को एक साथ इक्वल लेके
चलना है, ठीक है। और उसके लिए गाली सुनने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको बड़ा महत्वपूर्ण मानना होता है। इसने कही इस पर गौर नहीं करना चाहिए, तो हम इस तर्क के ऊपर गौर नहीं करेंगे, सिर्फ आपका ये ठीक है और दूसरा गलत है, ए सही है आर गलत है। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, यहां पर थर्ड के साथ जा रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन। देखो आ गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि आपका समेटिव असेसमेंट जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होता है। तो इसने कहा है कि फॉर्मेट असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग पर ध्यान केंद्रित आपको ज्यादा करना है। बिल्कुल ठीक करना है। इसमें क्या शामिल है, क्या करना महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना है। पहला स्व मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, जब खुद से असेसमेंट करते हैं। खुद से असेसमेंट कैसे करते हैं, ऐसे किताब से क्वेश्चन पढ़ते थे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद या तो यूं हाथ रख लेते थे जैसा आप लोग भी सोल्व करते होंगे, या अपनी आंख बंद कर लेते थे और फिर उसका आंसर देते थे। तो आप लोग खुद से अपना असेसमेंट कर रहे हो या अपने दोस्त यार से करवा रहे हो, पीयर असेसमेंट हो जाएगा, ये भी करवाओगे। क्वांटिटेटिव फीडबैक ये भी इसके अंदर हो जाता है। क्वांटिटेटिव फीडबैक, मान लो आप लोग आकलन तो करो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर, मैंने आपका आकलन कर दिया और आपको क्वांटिटेटिव फीडबैक नहीं दिया, ठीक है। मान लीजिए आपको बताया नहीं आपने कहां पर गलती करी है, आपने कहां पर ठीक करा है, तो असेसमेंट का फायदा फिर कुछ हुआ ही नहीं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अगला है मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच में तुलना। मैंने क्या बताया था, बच्चों के बीच में किसी भी आधार पर, मात्रा के आधार पर तो तुलना नहीं करनी। जैसे मैं बताऊं कुछ बच्चे का आज की वीडियो के अंदर 30 में से 30 आ जाएंगे, कुछ बच्चे का मान लीजिए 30 में से 0 आ जाएंगे, और मैंने यहां पर तुलना कर दी कि ये निठल्ले गधे, इनका एग्जाम कभी पास नहीं होगा, जिंदगी में कभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दो गाली मुझे बकेंगे और फिर उसके बाद क्या कहेंगे, ये निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, ठीक है। तो तुलना नहीं करनी किसी भी बीच में। आपको पहला दूसरा तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सेकंड के साथ आप लोग यहां पर चले जाओगे, ठीक है। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, यहां पर सेकंड के साथ जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, आई एम फायर इन सीडीपी सब्जेक्ट, ये क्या लिखा है भाई, ठीक है। कोर्स वगैरह भाई आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर लीजिए, जो आपका कोर्स है वहां पर सभी टीचर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आपको क्लास दे रहे हैं, ठीक है। और मटेरियल कोर्स लेते ही आपको मटेरियल मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की आपकी विशेषता है। देखिए मैंने आपको बताया था एंटिटी व्यू आया था और आपका प्रोग्रेसिव व्यू आया था, और कैसा व्यू आपको अपनाना है, प्रोग्रेसिव व्यू आपको अपनाना है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी विशेषता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होते हैं जहां पर चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करी जाती है, जहां पर बच्चे के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देने की बात करी जाती है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या विशेषता है, विभिन्न प्रकार की सामग्री, अलग प्रकार का जो मटेरियल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं टीएलएम की बात कर रहा हूं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान हम कुछ ऐसे संसाधनों का यूज करते हैं। जैसे अभी मैं आपको टीएलएम का यूज कर रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। या मान लीजिए आप लोग बैच लेते हो तो घर पर जाकर सारी चीज पढ़ लेते हो, वही आपको कंटेंट मिल जाता है, किताब की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका यूज होता है टीएलएम, ये आपकी लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सामग्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर। पहला आपके साथ, दूसरा दिया है कि गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने बताया जो छोटे बच्चे होते हैं ज्यादातर वो एक्टिविटीज के माध्यम से देखते हैं, और जब बच्चा किसी चीज में खुद इंगेज रहता है, एक्टिव होता है, तो ज्यादा सीखता है। तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की आपकी निशानी है। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन करना चाहिए, कौन से, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का। मैंने आपको कौन से इंस्ट्रक्शन बताए थे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बताए थे, कौन से, डिफरेंशिएटेड आपको इंस्ट्रक्शन बताए थे, जहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देना है, ना कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उसको देना है। तो प्रत्यक्ष निर्देश का पालन गलत हो जाएगा। रटने और पत्ता स्मरण पर जोर देना, जहां पर भी एग्जाम में रटने की, रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, उसको भी देखते गलत कर देना, ठीक है। मैंने कई सारे ऐसे शब्द दिए हुए सीबीएसई वालों को, वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं जो मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब तो बहुत ये फेमस हो गए हैं। तो ये आपका जो रटने का है वो उसी के अंदर आता है, नेगेटिव के। आपको भी नहीं रटना सीटेट का एग्जाम पास करने के लिए। आप लोग एक बात यहां पर देख रहे हो, हम लोग जब एक क्वेश्चन को ले रहे हैं या मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूं, तो उस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं और बहुत सारी चीजें आप लोग सीख रहे हो। तो आपको क्या काम करना है, रटना नहीं है किसी की कि सर 30 क्वेश्चन आप 1 घंटे में करा दो बस, या सर जो 30 क्वेश्चन आप लोग करा रहे हो, ठीक है, तो उसको जल्दी जल्दी बता दो क्वेश्चन ऑप्शन से। नहीं, आपका जो पेपर होगा वो आपका समझ पर आधारित पेपर होगा। इसी बारे में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बात करती है कि रोट लर्निंग से बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे और पहला दूसरा आपका यहां पर ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग पूरे दिन भर में सीडीपी नहीं पढ़ते हो ना, लेकिन मेरी क्लास के अंदर आकर अगर आप लोग सीडीपी पढ़ ले तो पूरे दिन भर के अंदर ये आपके लिए बहुत रह जाएगी, ठीक है। पूरे दिन भर में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन से वे कारक है, कौन से फैक्टर है जो अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। पहला
देखते हैं भाई लर्निंग को, अधिगम को कौन प्रभावित करते हैं। पहला, एटीट्यूड ऑफ लर्नर्स। देखिए, अगर लर्नर का यहां पर जो सीखने वाला है, जैसा भी आप लोग यहां पर सीख रहे हो, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, यार मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं, यार मुझे सचिन सर को पकड़े रहना है, मैं जरूर एग्जाम को पास करूंगा, जरूर जॉब ले लूंगा, तो आप लोग उस चीज को ले जाओगे। अगर आप लोगों का जो एटीट्यूड है वो यहां पर नेगेटिव है, नहीं यार मुझसे कैसे होगा, मेरा तो नंबर बहुत कम आ रहा है, पता नहीं पास होऊंगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं चीजों को सीख पाओगे। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए, करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एटीट्यूड को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो वाला एटीट्यूड नहीं है बहुत एटीट्यूड में रहता है, बहुत एटीट्यूड में रहती है, ठीक है। ये आपके व्यवहार को, आपकी अभिवृत्ति को यहां पर दर्शा रहा है। अगला है एज ऑफ लर्नर, यानी सीखने वाले की उम्र। अगर हम बच्चे की उम्र से ज्यादा के लेवल के उसको क्वेश्चन करा देंगे क्लासरूम में, उसको चीजें समझा देंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगी, और बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो उसकी लर्निंग प्रभावित होगी, ठीक है। तो यहां पर एज भी मायने करती है। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, किस प्रकार का शिक्षण अध्यापक दे रहा है वो भी प्रभावित करती है। मान लो मेरी टीचिंग अच्छी नहीं है, मैं अच्छी प्रकार से आपको समझा नहीं पा रहा, अच्छे एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा, पेपर पास नहीं करा रहा, तो मेरे पास पढ़ने आओगे? पूरे देश भर के अंदर जो सबसे ज्यादा बच्चे आपके यहाँ पर सचिन सर से पढ़ते हैं, क्या वो आते? तो किसी ना किसी वजह से तो आते होंगे ना, ठीक है। तो जो पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है या पढ़ाने के जो तरीके हैं मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, तो ये भी होना चाहिए। अगर यूज नहीं करूंगा तो कोई नहीं आएगा, लर्निंग प्रभावित होगी, सही से नहीं सीख पाओगे। लर्नर्स का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, क्या ये आपके लर्निंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, ये भी आपके लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे का सामाजिक तौर पर अगर कोई पिछड़ा बच्चा है और कुछ बच्चे अगले समाज के हैं, ठीक है, जैसे पहले होता था कि कोई मान लीजिए स्वर्ण जाति से आ रहा है, कोई निचली जाति से आ रहा है, तो वो लर्निंग को प्रभावित करता था। जो पिछली जाति के बच्चे होते थे, ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत भेदभाव करा जाता था। बट आज की डेट के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। बट समाज और संस्कृति इसको प्रभावित करती है, तो सारे आंसर ठीक हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बढ़ गए हम लोग आपके 25वें क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। दीदी के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। सर पोल का टाइम सही नहीं आ रहा है भाई, वो सही दे रहा है पोल का टाइम, 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, बेचारा बैठे बैठे थक जाता है, ठीक है, तो ये सही देता है आपको पोल का टाइम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाल विकास के क्षेत्र में, आप लोग तो अभी लेट कर पढ़ रहे हो या टेबल पर कुर्सी पर लगाकर मेरे मोबाइल को या लैपटॉप में पढ़ रहे होंगे, तो देखो वो बैठा रहता है 1.5 घंटे में और मैं 1.5 घंटे तक खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लिया करो पोल देने में, भाई दे दिया करो इन्हें पोल जल्दी से, ठीक है। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है, डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले इफेक्ट वाले जो आपके फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? विकास किस किस से प्रभावित होता है? विकास प्रभावित होता है 2 फैक्टर से। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे विकास प्रभावित होता है? विकास प्रभावित होता है 2 फैक्टर से। एक होता है आपका हेरिडिटी, यानी कि आपकी आनुवंशिकता, और एक होता है आपका एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण। इन 2 फैक्टर से कौन प्रभावित होता है? इनसे परेशान हो जाता है, प्रभावित होता है विकास, ठीक है। और विकास जो होता है इन दोनों की अनुक्रियाओं का ही परिणाम होता है, ठीक है, इन दोनों की अनुक्रियाओं का परिणाम होता है विकास। तो यहां पर जो आपका पहला दिया हुआ है हेरिडिटी, जेनेटिक्स, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक नीतियां, ये सभी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी, वातावरण के अंदर आ जाएगी। अगर हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा? सही से नहीं हो पाएगा। अगर हम बच्चों को सही प्रकार से संस्कृति नहीं देंगे, उसका कल्चर ही खराब है, घर के अंदर सारे लुटेरे चोरी करने वाले, तो क्या उसका संगनात, उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर उसकी सामाजिक नीतियां, सरकार ने नीति अच्छी प्रकार से नहीं बनाई हुई, जैसे स्कूल के अंदर आपकी जो मैंने बताया था 1995 के अंदर एक योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था आपका मिड डे मील योजना। कौन सा? मिड डे मील की योजना चली थी, जिसका अब नाम है पीएम पोषण योजना। क्या नाम है? पीएम पोषण योजना, जहां पर स्कूल के अंदर हम बच्चों को गुणवत्तापूर्वक उनको भोजन देंगे। अगर ये सरकार ऐसी योजना नहीं चलाती तो बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है? नहीं होता? बिल्कुल प्रभावित होता। तो सभी से सामाजिक विकास आपका विकास प्रभावित होता है। 4th आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये विकास को प्रभावित करने वाले आपके कारक होते हैं। बढ़ गए हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है संवेगों और संज्ञान। यहां पर बात हो रही है आपके कॉग्निशन एंड इमोशंस की बात हो रही है। किसके? कॉग्निशन, ठीक है, जिसके माध्यम से आप चीजों को जानते हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आती है ना आपके, तो जिसमें आप लोग अपना मानसिक विकास करते हो, जिससे चीजों के बारे में जानते हो, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो, तो होता है कॉग्निशन। और इमोशन जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे आपके अंदर सभी इमोशन होते हैं। गुस्से का इमोशन होता है, ठीक है, गुस्से का इमोशन होता है, प्यार का होता है, ये सभी प्रकार के जो इमोशन होते हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपके सीटेट के सिलेबस में आपका दिया हुआ है कॉग्निशन एंड इमोशन करके, आपके सिलेबस के अंदर जो आपकी सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो आप लोग समझ गए
कॉग्निशन और इमोशन का दोनों के बीच में आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संबंध पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है, देखिए जैसे मैंने आपको जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपका इमोशन दिख रहा है वो प्यार वाला दिख रहा है कि यार मेरे जो स्टूडेंट है मुझको इनको पढ़ाना है अच्छे तरीके से, ठीक है, और आप लोगों का भी मेरे प्रति प्यार ही दिख रहा होगा, सर कितनी देर तक खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉग्निशन के थ्रू है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर आके यूं कहेगा अबे यार ये क्या करा रहा है, ठीक है, बहुत देर होगी इसे लंबी क्लास, ठीक है, सर क्लास बंद कर दो, हम और नहीं पढ़ेंगे, या तुम पता नहीं क्या करा रहे हो, तो यानी उसके अंदर इमोशन है ही नहीं और वो चीजों को जानते नहीं है, ठीक है, यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ। कॉग्निशन का मतलब वो चीजों को जानते नहीं है, इसलिए उसने अपना इमोशन इस प्रकार का दिखाया। अभी मैंने जैसे आपको इमोशन के बारे में बताया था, जैसे डेथ हो जाती है और डेथ में जो कोई मर जाता है और मरने के बाद मान लीजिए वहां पर जाकर कोई वहां पर भांगना शुरू कर दे, नाचना शुरू कर दे, हंसना शुरू कर दे, ऐसे इमोशन को दिखा दे, तो क्या हो जाएगा, वही तड़ातड़ उसमें बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी की शादी के अंदर कोई जाकर रोना शुरू कर दे, हाँ ये क्या हो गया वो हो गया, तो शादी के अंदर क्या होगा, उसके ऊपर पिटाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, कॉग्निशन ये आपको बताता है कि किस जगह पर आपको किस इमोशन को प्रदर्शित करना है। तो इसलिए दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। आई होप आप लोग इस चीज को समझोगे जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। सेकंड के साथ ज्यादातर जा रहे हो, क्या है सेकंड आपका, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक बात है, संतुलित उत्साह। अगर कोई मर गया तो यहाँ पर आपका कॉग्निशन बताएगा कि आपको इमोशन कैसा प्रकट करना है, शोक का, अरे बड़ा दुख हुआ, और शादी है तो कौन सा इमोशन प्रकट करना है, खुशी का, अरे बहुत बढ़िया भाई आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपका सेकंड आंसर यहां सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अभिकथन यानी कि अजर्सन आपको दिया हुआ है। क्या कहता है भैया अजर्सन, किसी नए संप्रत्यय यानी किसी नए जो आपका कंसेप्ट होता है, किसी नए कंसेप्ट को सीखने के समय जो टीचर होता है उसके द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे स्कूल के अंदर, ठीक है, तो हमारे स्कूल के अंदर मेरा एक दोस्त था, तो 12th क्लास के अंदर मेरे पास कॉमर्स थी, तो वो अकाउंट पढ़ा रहे थे। तो पहला दिन था, ठीक है, जो मेरा दोस्त था स्कूल के अंदर पहला दिन था। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। तो जब वो पहला दिन था तो उसने सोचा मैं थोड़ा सा हीरोगिरी झाड़ता हूँ, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा, तो क्लास के अंदर मेरी वाह वाह होगी। तो टीचर ने जब वो पूरा आंसर बता दिया तो मेरा दोस्त था मेरे पास ही बैठा था, उसने कहा जी ये गलत है, ठीक है। टीचर ने कहा अच्छा ये गलत है, खड़ा हो जा, बता यहाँ के कैसे गलत है। जी ये ऐसे नहीं ऐसे है। धाड़ एक मारा भाई उसके मुंह पे, उसका गाल पूरा लाल कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी कंसेप्ट को सिखा रहा है, जैसे हमारा टीचर वहां पर अकाउंट के बारे में सिखा रहे हैं, तो सिखाते समय टीचर द्वारा अध्यापक उसको बच्चों को अगर वो सवाल पूछ रहा है, अपनी चीजें बता रहा है, अपने संदेह को बता रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करना है या उसको इंकरेज करना है या उसको डिस्करेज करना है या उसको हतोत्साहित करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। और हमारे टीचर कैसे करते थे, डिस्करेज, तू बड़ा ज्यादा यहां पर बनना है, तुझे हमसे ज्यादा पता है क्या, बैठ यहां पर चुपचाप, ठीक है। तो आपको ये वाला काम नहीं करना, आपको प्रोत्साहित करना है। अगला इसमें तर्क दिया है, रीजन दिया है, सवाल पूछना, समालोचनात्मक चिंतन करना, क्रिटिकल थिंकिंग, जिस भी ऑप्शन के अंदर आ जाएगी देखते उसको सही कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो जैसे मेरा वो फ्रेंड था उसने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करा कि नहीं इस सवाल को सर ऐसे भी किया जा सकता है या इस सवाल को मैडम ऐसे भी किया जा सकता है, तो उसने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करा और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके टीचर ने उसके मुंह पे ऐसा मारा वो कभी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज नहीं करेगा। पूरे 2 साल भर के अंदर वो कुछ नहीं बोला टीचर के आगे, ठीक है, तो यानी दबा दिया उसको। तो क्रिटिकल थिंकिंग के विकास में बाधा पैदा करता है, जी नहीं बाधा पैदा नहीं करता, ऐसे हमारा टीचर सोचता था कि बाधा करता है। अगर बच्चा इस प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप बैठ जाओ, जो बता रहा हो चुपचाप पढ़ लो उसको, ऐसी तो करते थे ना पहले के टीचर। तो ये आपको बाधा नहीं करता, ये आपको एक रिसोर्स का काम करता है, संसाधन का काम करता है, ठीक है। बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ती है, सोचने की चीजें बढ़ती है। तो ये आपका तर्क गलत हो जाएगा, अजर्सन ठीक है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो यहाँ पर, थर्ड के साथ यहाँ पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या किसी क्लास में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी, मेधावी और आपके औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? तुम में से जो वीडियो देख रहे हो आधे तो बहुत निकम्मे हैं, गधे हैं, 1 नंबर के बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आप बच्चों को ऐसी शब्दावली का यूज करते हो, ठीक है, या मैं कहूँ कि आप लोगों में से बहुत बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। देखना इस बार भी सीटेट के अंदर मेरा पूरे देश भर के अंदर परचम लहराएंगे। तो जिसकी तारीफ कर रहा हो वो तो खुश हो जाएगा, और जिसको ये गलत बोले वो क्या कहेगा, अच्छा हमें गलत बोल रहा है, अभी बताते हैं। तो हमारे जब स्कूल के अंदर हम लोग पढ़ते थे तो ऐसी शब्दावलियों का टीचर यूज करता था। बहुत से तो टीचर बहुत खतरनाक होते थे, मैंने सरकारी स्कूल के कुछ टीचर देखे,
उनको पिताजी के नाम से उससे बुलाते थे, और भाई कालू राम के, ठीक है, बहुत दिन हो गए स्कूल में नहीं आ रहा, बहुत दिन से नहीं पढ़ रहा, ऐसे ऐसे बोलते थे भाई। ऐसी शब्दावली किसी भी प्रकार की आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्या उसको प्रयोग में लानी चाहिए? जी हाँ, नहीं भाई, प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, ठीक है। जी नहीं, जी हाँ तो ये भी कट जाएगा, और जी नहीं वाले दो है। ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण, देखो आगे ना, मानकीकरण नामीकरण करती है, और समावेशी नहीं है, बिल्कुल समावेशी नहीं है। नामीकरण हो गया कि जो कालू राम का लड़का है तो बेकार है, जो यहाँ पर जिनके नंबर कम आ रहे हो तो गधे है, ये पास नहीं होंगे, जो ज्यादा नंबर ला रहे हो टैलेंटेड बच्चे हैं। तो इस प्रकार से क्या काम कर दिया, उनका नामीकरण कर दिया। तो समावेशी शिक्षा का हुई नहीं हुई ना, तो ये उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए, जी नहीं, प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आई होप आप लोग नहीं सेकंड के साथ जाओ, ठीक है। फोर्थ के साथ क्यों जा रहे हो? ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए, इससे भी अधिक इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है। तो जो आप लोग फोर्थ का आंसर दे रहे हो कि इससे भी ज्यादा शब्दावली की जरूरत है, अरे निकम्मे, गधे, एक नंबर के, बेकार है, ठीक है। और क्या क्या बोलूं आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा ऐसी कुछ ही बात। तो आप लोग इसके साथ जाओगे, इसके साथ चले जाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आपका पेपर होगा, जब तक आप पेपर तक इतना आपका धज्जीकरण कर दिया जाएगा मेरी क्लासरूम में, या तो आप लोग पेपर को फोड़ के आओगे बढ़िया तरीके से, या 2 दिन के बाद भाग जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो भाई, बच्चों के सीखने के बारे में, पहला, बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, यानी कि बच्चे आपका स्पाइरल वे के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो डेवलपमेंट होता है स्पाइरल होता है, ठीक है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, यानी कि चक्रीय तरीके से होता है, अनुभवों पर आधारित होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसा आप लोग सीख रहे हो, आज आपने थोड़ा कम सीखा, कभी कल ज्यादा सीख लोगे, उससे आगे दिन ज्यादा सीख लोगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ बच्चे मेरी यहाँ पर सिर्फ क्लास देखते हैं, अगले दिन क्या काम करेंगे क्लास के साथ, मान लीजिए किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, अगले दिन सिर्फ क्लास देखी, तो उतार चढ़ाव आ गए ना आपके सीखने में, ठीक है। तो चक्रीय तरीके से होता है जो आपका लर्निंग होता है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे रेखिक तरीके से सीखते हैं, गलत। रेखिक तरीके से अगर कोई बच्चा सीख रहा है कि आज 1 घंटे के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन याद करे, कल भी 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन याद करे, रोज 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन याद कर रहा हो, तो आपका रेखिक तरीके से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बदलाव आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसको ध्यान से सुनना। इसके बारे में आपके एनसीएफ 2005 ने क्लियर एक बात कही हुई है कि जो बच्चे की त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, वो बड़ी क्या होती है, वो बड़ी होती है आपकी, महत्वपूर्ण होती है, इंपोर्टेंट होती है, और जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, ठीक है। देखो, जब तक बच्चा गलती या त्रुटियां नहीं करेगा, तब तक पता कैसे चलेगा टीचर को कि बच्चा किस स्पीड से सीख रहा है, कहां पर गलती कर रहा है, कहां पर उसको सुधार करने की जरूरत है। आप लोग जो यहां पर आंसर दे रहे हो, सभी का आंसर ठीक हो रहे हैं या सभी को चीजें समझ में आ रही है? कोई 1-2 बच्चे ऐसे भी होंगे जो गलत आंसर दे रहे हैं, जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि सीखने का, लर्निंग के अंदर कोई भी दुनिया के अंदर व्यक्ति हो, सीखने के दौरान वो गलती जरूर करता है, ठीक है। तो त्रुटियां जो होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। इसको आपका पॉजिटिव हो गया। बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा आप लोगों ने सक्रिय संबंध बनाया हुआ है, हमारे सचिन सर ये हमको सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका गलत है, और गलत इसने पूछा, गलत का भाई गलत ही हो जाएगा। बच्चे रेखिक तरीके से नहीं सीखते, चक्रीय तरीके से सीखते हैं, स्पाइरल वे के अंदर सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया, ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पानी पी लो, कौन सा पानी ठीक है इसमें, काली में, अरे वाले में। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर क्लास खत्म। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, हर बार पेपर 2 के अंदर आता था, अब पेपर 1 के अंदर भी आने लग गया, जो अभी आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन कौन है? मतलब एक इनकी पूरी स्टोरी है, इन्होंने जैसे जो काम करा था कोलबर वगैरह या और लोगों के साथ में भी, जब काम करा था यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाती थी। जब कोलबर की कल वीडियो आएगी तब मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो इन्होंने जो लॉरेंस कोलबर का नैतिक विकास सिद्धांत था, उन्होंने इसकी आलोचना करी, कैरोल गिलिगन ने। कैरोल गिलिगन ने कहा कि जो कोलबर्ग साहब है, आप सारी की सारी बात मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, मेल को प्राथमिकता दे रहे हो, फीमेल को तो दे ही नहीं है। जो आपने नैतिकता की बात करी है, क्या पता फीमेल उसमें अलग सोचते हो, मेल अलग सोचते हो, तो आपने कहीं भी इसका जिक्र नहीं करा, बस पुरुषों का ध्यान दे रहे हो, अपनी ज्यादा जाति को प्रमोट करो, महिलाओं की बात ज्यादा नहीं करे। तो यानी इसमें जेंडर वाइज देखने को मिला।
जो कैरोल गिलिगन ने बात बताई कि आपका जो सिद्धांत है उसमें जेंडर वाइज है, ठीक है, पुरुषों को ज्यादा आपने प्रधानता दी है महिलाओं के मुकाबले में। तो इन्होंने कहा कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग ने नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारा है। नारीवादी आपकी नैतिकता क्या होती है, ठीक है, देखिए मैं सीधा इसका आंसर बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। एन एथिक ऑफ केयर, देखिए जो यहां पर मेल होता है, जो यहां पर मेल होता है और जो यहां पर आपकी फीमेल होती है, तो फीमेल किसी भी चीज को सोचती है या उसके अंदर जो नैतिकता होती है वो होती है केयर पर्सपेक्टिव से। कैसे होती है? केयर पर्सपेक्टिव से होती है। ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और मेल सोचते हैं किसी भी चीज को जस्टिस पर्सपेक्टिव से, ठीक है, न्यायवादी दृष्टिकोण से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और जो इतनी सारी हाइपोथेसिस देते रहते थे, कहानियां देते रहते थे, हिंज की स्टोरी दी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरी वीडियो देखते देखते मान लीजिए आपके घर के अंदर चोर आ जाए, तो चोर आने के बाद आप लोग क्या काम करोगे? चोर आने के बाद आप लोग तुरंत अपने डंडे लाओगे या जो भी आपके पास पड़ा होगा, जो मेल होंगे, ठीक है, जो मेल होंगे, और मारना शुरू कर देंगे चोर के अंदर। अरे ये चोर कहां से आ गया? फीमेल क्या होगी? फीमेल थोड़ा उनके पास रहेगी, लेकिन फीमेल ज्यादातर क्या काम करेगी? अरे बहुत मार दिया, छोड़ दो अभी से, इतना ज्यादा मारने की जरूरत नहीं। मेल कहेगा नहीं अभी तो और कूटूंगा इसको बढ़िया तरीके से, तो मेल अपना पूरा हाथ साफ करेगा, बढ़िया से कूटेगा, फीमेल थोड़ा बहुत कह के उसके ऊपर खत्म हो जाएगी। तो मेल ने सोचा जस्टिस पर्सपेक्टिव के माध्यम से, न्यायवादी दृष्टिकोण से, कि घर के अंदर चोरी करना है तो इसको बढ़िया से तोड़ूंगा और पुलिस वाले को दे दूंगा। फीमेल ने सोचा केयर पर्सपेक्टिव से। किससे? केयर पर्सपेक्टिव से सोचा कि अरे रहने दो जी, छोड़ो इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, चोरी कर दिया आपने, पीट तो दिया, और क्या जान लोगे, पुलिस वुलिस में मत देना इसे, ऐसी तो सोचती है। ठीक है, तो ये यहां पर जो इनके सिद्धांत की जो आलोचना करी उसमें यही बताया कि जो नारीवादी नैतिकता होती है वो चलती है केयर पर्सपेक्टिव से, और जो यहां पर पुरुषवादी आपकी नैतिकता चलती है वो होती है आपकी जस्टिस पर्सपेक्टिव से होती है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों में से कुछ ये कहेंगे, कुछ महिलाएं कहेंगी सर हम भी डंडा लेकर उसको तोड़ोगे। देखिए हर चीज के अपवाद होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग जैसे यूपी हरियाणा की तरफ के हो और वहां कोई चोर आ गया तो वह महिलाएं भी तोड़ेगी उस चोर को, तो महिलाएं किससे सोचेगी? जस्टिस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आज हम तुझको बढ़िया से तोड़ते हैं। ठीक है, कोई कोई मेल ऐसा कह देगा अरे रहने दे भाग्यवान, रहने दे, बहुत पिट गया, देख मर गया ये तो बिल्कुल, तो कोई कोई वो भी सोच लेता है। तो इसलिए जितने भी ये सिद्धांत होते थे सब एक दूसरे की आलोचना करते थे। जैसा अभी ये वाला पॉइंट निकल कर आ गया होगा ना कोई आदमी कहेगा अरे रहने दो भाग्यवान, मार तो दिया, और जान निकालेगी, वो उसकी छाती पर बैठ के कह रही नहीं आज चाकू ही घुसाऊंगी इसके अंदर। ठीक है, तो कोई इसकी भी आलोचना कर देगा कैरोल गिलिगन की। ठीक है, तो आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा एन एथिक ऑफ जस्टिस होता है मेल के अंदर, एन एथिक ऑफ केयर पर्सपेक्टिव होता है आपके फीमेल के अंदर होता है। आंसर इसके अंदर पहला यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, यहां पर आपके 30 क्वेश्चन थे, लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं थे, वो आपको पता रहता है मेरी क्लास में 30 क्वेश्चन के माध्यम से कम आप लोग 80-90 क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, लेकिन नंबर आप लोगों को 30 में से बताने कितना आपका स्कोर हुआ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी वीडियो आपको मिलते रहे, और जो पहले के टॉपिक और आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पर सर्च मारकर उसको देख लिया करो। कोई भी टॉपिक हो, सीटेट का चैप्टर हो, मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको कोर्स लेने के बारे में पूछ रहे थे तो अपना सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप लोग ले लेना, प्ले स्टोर से जाकर ये आपको मिल जाएगा। और कोई और सवाल है तो आप लोग पूछिए, मैं उसका फिर यहाँ पर आपको आंसर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड, थैंक यू। 30 में से 28 अंजलि के आई लव यू, और अच्छा और मेरा तो 19 ही हुआ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चंचल के 28 है, यू आर द बेस्ट। ठीक है भाई, सुप्रिया के 27 है। ठीक है, क्लास में आई होप आपको मजा आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि पूरे दिन भर के अंदर पढ़ो या ना पढ़ो, जो ये आपकी क्लास होती है सीडीपी के अंदर इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ठीक, यानी आज बाल कैसे हो रहे हैं? ठीक है चलिए, ठीक है, सर का नोट्स किसी को चाहिए तो बोलो जल्दी से। ठीक है, अच्छा ये इनके चक्कर में मत रहना, जो ये नोट्स या मेरा कोर्स या मेरे नाम से किताब देते हैं सब फेक रहते हैं। ठीक है, कभी इनके चक्कर में पड़ जाओ, सब चीज़ रियल इसके ऊपर मिलती है आपको। ठीक, ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्लास, गुड नाइट सर। गुड नाइट है भाई आपकी। सर इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेज लूंगा भाई आपकी, इंग्लिश भी। ठीक है, पहले इसको करा दो सीट भी को, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, कल मिलूंगा फिर से आप लोगों को 8 बजे 8 PM पर। तो आप लोग कल 8 PM आ जाना, कल आपको कराऊंगा कोई दूसरा टॉपिक या चैप्टर। ठीक है, चलिए तब तक अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है।